तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर जो आपकी ल्यूसेंट की बुक है ना कंप्यूटर की, उसकी 150 एमसीक्यू टोटल दिए गए हैं। तो उस 150 एमसीक्यू को हम आपको सोल्यूशन करवा करके देने वाले, एक्सप्लेनेशन करके देने वाले हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि किसी भी एग्जाम में अगर सवाल आएगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। मतलब जितने सारे सेट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाए वो आपके लिए सही रहेगा। तो इस पार्ट में दोस्तों हम ल्यूसेंट बैंक की फर्स्ट 50 लेंगे, टोटल 150 करेंगे, यानी कि 3 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो पहली पार्ट है आपकी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करिए, पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज गिवन टू। तो दोस्तों ये भी हमारे चार्ल्स बेबेज का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तीसरा देखिए, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो हमारी जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर थी उसकी ब्लू प्रिंट में जो कंट्रीब्यूशन थी वो भी हमारे चार्ल्स बेबेज की ही थी। अब बात करते हैं दोस्तों हरमन होलीरेथ। तो हरमन होलीरेथ जो थे दोस्तों, इनकी कंट्रीब्यूशन टेबुलेशन मशीन में थी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हरमन की कंट्रीब्यूशन कहाँ थी? टेबुलेशन मशीन में थी। और वेल्स पास्कल जो है, इनका पैस्कलिन करके इनका क्या था? कंट्रीब्यूशन था, जो कि कैलकुलेटर, अर्ली कैलकुलेटर जो हुआ करते थे उनमें इनका कंट्रीब्यूशन था। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन। पहला मॉडर्न कंप्यूटर हमारा कब बना था? तो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर जो हमारी दोस्तों थी वो 1946 में बनी थी। तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट करेंगे। तो अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? जो आप ईमेल सेंड करते हैं जीमेल के थ्रू दोस्तों, वो ईमेल जो होती है ईमेल के फॉर्म में जाती है कि नहीं? तो ई का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब होता है मेल, आप जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों ईमेल होती है, उसी तरह से आप ई कॉमर्स भी सुने होंगे। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आपने जरूर सुना होगा। तो ई कॉमर्स में दोस्तों ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर सवाल, द रिटन मटेरियल रिकॉर्डेड इन अ चिप विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर लाइक एम्प्लॉयड प्रोग्राम डायरेक्शन एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो ये जो यहाँ पे दोस्तों डिफिनेशन दिया गया था, आपको पता लगाने की किस चीज़ की डिफिनेशन होती है दोस्तों? ये सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन होती है। किसी भी प्रकार का आपका जो सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर उसकी क्या यूज़ होती है, उसकी क्या यूज़ होती है। देखिए, ये एक तरह का रिटर्न मटेरियल होता है जो कि चिप के अंदर रिलोडेड होता है, जिसको आप डाउनलोड करते यूज़ करते हैं या फिर पेन ड्राइव से लेकर के यूज़ करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर लाइक एम्प्लॉयड प्रोग्राम डायरेक्शन या फिर अदर कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको करना है। तो दोस्तों आप सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल से लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे MS ऑफिस आपकी हो गई। ठीक है, MS ऑफिस हो गई, जितने सारे ऑफिस ऐप्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा क्रोम हो गया, जो क्रोम हम यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है कि नहीं? और सफारी वगैरह। ठीक है, तो चलिए, तो सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे करेक्ट करिएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए 7 नंबर, द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है दोस्तों, उस यूनिट को क्या कहा जाता है दोस्तों? CPU कहा जाता है। इस तरह का CPU होता है दोस्तों, इसको CPU इसलिए कहा जाता है। वैसे तो इस बक्से को कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट कहा जाता है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगे होते हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क लगे होते हैं। मतलब कंप्यूटर के जितने इक्विपमेंट है, सिर्फ वीडियो को छोड़ करके बाकी सारे के सारे चीज़ जो है आपके सब कैबिनेट के अंदर में ही, मॉनिटर को छोड़ के सारे कैबिनेट के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो दोस्तों रहता है CPU होता है। ठीक है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक दोस्तों चौकोन तरह का चिप होता है, 2 कंपनियां बनाता है कंप्यूटर में। एक बनाता है दोस्तों AMD, ठीक है, और एक बनाता है इंटेल। ठीक है, तो ये 2 कंपनियां हैं जो कि अपने अपने प्रोसेसर बनाते हैं। मोबाइल में आपने सुना हुआ सैमसंग बनाते हैं और एप्पल बनाते हैं अपना अपना, है कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालकॉम। मोबाइल में अपने क्वालकॉम सुना होगा, जो आप सुनते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, इस तरह प्रोसेसर। बायोनिक 14 चिप एप्पल की होती है कि नहीं? तो अब आने वाले टाइम में दोस्तों, और सैमसंग की जो एक्साइनस होती है। तो अब आने वाला टाइम में AMD सैमसंग के साथ, सैमसंग की कौन सी दोस्तों? एक्जीनोस। ठीक है, एक्जीनोस, सैमसंग की एक्जीनस है प्रोसेसर का नाम। अब आने वाला टाइम में एक्जीनस और AMD आपस में कोलैबोरेट करने वाला है और दोनों मिलकर के अपने GPU या फिर CPU बनाने वाले हैं।
ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। हमें यहाँ पे बात कर रहा था द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो हमारे कंप्यूटर की जो कंट्रोलिंग यूनिट होती है उसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखिए द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, सेम सवाल है दोस्तों, इसको भी हम सीपीयू करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको व्हाट कैन बी सेंट थ्रू वीडियो मेल। देखिए दो तरह की मेल होती है दोस्तों, एक टेक्स्ट मैसेज होती है जो हम ईमेल कहते हैं, ठीक है, इसके थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, छोटी मोटी क्लिप भी भेज सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक होता है दोस्तों ऑडियो मेल जिसमें आप सिर्फ ऑडियो भेजते हैं, एक होता है टेक्स्ट मेल जिसको आप सिर्फ टेक्स्ट भेजते हैं। तो जो वीडियो मेल जो होती है, वीडियो मेल के थ्रू आप क्या क्या भेज सकते हैं, देखिए वीडियो मेल के थ्रू आप ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है ऑल दी अबव, ठीक है। अगला बोलिए यहाँ पे द कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर की ऐसी हार्डवेयर जो कि सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अंदर में कैद रख सके दोस्तों, यानी कि स्टोर कर सके, उसे हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों मैग्नेटिक टेप, डिस्क और चिप, ये सारे के सारे दोस्तों डाटा स्टोर करने में यूज होते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें, ये देखिए बहुत पुराना सवाल है, लेकिन आज के टाइम में जो आपको सवाल है कि दोस्तों हार्ड डिस्क से रिलेटेड आएगी, ठीक है, हार्ड डिस्क और एसएसडी, ठीक है। ये दो तरह के दोस्तों आज के टाइम में हम जो यूज़ करते हैं, ये सब मैग्नेटिक है एक तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक चिप जो होते हैं दोस्तों, ये आज के टाइम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि डाटा स्टोर करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं। आपने दोस्तों पढ़ा है रैम, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर जितने मेमोरी रहते हैं ये सारे आपको, जितने सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको एक्सेस करने में यूज होता है। लेकिन जितने सारे आप डाटा रखते हैं, मूवी वगैरह जितने सारी चीज़ रखेंगे वो सारे आप स्टोर करेंगे हार्ड ड्राइव पे, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा सारा आप हार्ड ड्राइव पे इंक्लूड करोगे, यानी कि वहाँ पे स्टोर रखोगे। तो हार्ड डिस्क होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं HDD, और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अभी के टाइम में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्राइव है जिसमें जो डाटा होते हैं वो चिप के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, चिप के अंदर स्टोर होते हैं और इसके अंदर किसी तरह का डिस्क नहीं होता है। और हार्ड डिस्क जो रहता है इसके अंदर हार्ड ड्राइव डिस्क इसको कहते हैं, हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसके अंदर एक डिस्क होती है, तो डिस्क को रोटेट करने में थोड़ा टाइम लगे, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। लेकिन SSD होती है दोस्तों, इसके अंदर चिप लगा होता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट कम करता है। तो आज के टाइम में जो हम स्टोरेज यूज़ करते हैं, अगर जो कंप्यूटर को आपको फास्ट चलाना है तो आप SSD यूज़ करा करिए। और SSD दोस्तों ये बहुत सस्ता आता है, अगर जो इसमें आप 3000 में 1 TB तक की हार्ड डिस्क ले सकते हो, लेकिन SSD आपको 3000 में बस 240 GB 250 GB तक का ही मिलेगा। SSD बहुत अच्छा होता है दोस्तों, बहुत अच्छी लॉन्ग टाइम इसकी क्या कहा जाए, यानी कि लाइफ इसकी बहुत लॉन्ग रहती है और बहुत ही अच्छा रहता है आज के आने वाले टाइम में। तो ये सवाल जो यहाँ पे पूछा गया था, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव विच कैन स्टोर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, इसमें आप चिप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हार्ड डिस्क रहता है तो आप हार्ड डिस्क को भी यहाँ पे करेक्ट करते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अगर जो हम बुक के अनुसार चले तो बुक में चिप आंसर दिया गया है। लेकिन आपको सवाल जब पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको SSD या फिर HDD यानी कि हार्ड डिस्क ये सब पूछे जाएंगे कि डाटा को स्टोर करने में, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में स्टोर करनी है तो हम किसकी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो होती है हार्ड डिस्क। अगला देखिए दोस्तों 11 नंबर, हु डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो IC होती है दोस्तों, जो ठीक है, जो IC होती है इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसकी डेवलपमेंट किसने की थी, आपको सवाल तो पूछा गया। तो इसकी डेवलपमेंट दोस्तों JS किल्वी ने की थी। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप, तो JS किल्वी। इस पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है IC होती है वो कौन से मटेरियल की बनाई जाती है। तो दोस्तों ये बनाया जाता है आपके सिलिकॉन से। अब आप पूछेंगे सर सिलिकॉन से क्यों बनाया जाता है। सिलिकॉन से इसलिए बनाया जाता है दोस्तों क्योंकि सिलिकॉन एक तरह का क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर क्या करता है, सेमी कंडक्टर दोस्तों इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब वक्त आए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती है और जब वक्त आए तो ये एज ए इंसुलेटर भी काम कर सकती है, ठीक है, इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर की तरह और कंडक्टर की तरह, ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह काम करता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं सिलिकॉन की। और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में इजीली अवेलेबल भी होता है, ठीक है। इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर पाए और एक तरह का इंसुलेटर की तरह भी ये काम कर पाए। दो तरह की इसकी क्या होती है, काम होती है, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो सबसे कॉमन सेमी कंडक्टर आपका क्या होगी, सिलिकॉन हो गई, जर्मेनियम भी होती है, लेकिन सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है IC बनवाने में।
तो चलिए आइए अगले सवाल की तरफ आइए। 13 नंबर, द लेयर ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज मेड अप ऑफ। जो मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क जिसके ऊपर डाटा वाटा स्टोर किए जाते हैं, उसकी लेयर किस चीज़ से बनी हुई होती है, आपको सवाल पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, अच्छे से याद करके रख लेंगे, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन के ऑक्साइड के बने हुए रहते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। जो आपके हार्ड डिस्क वगैरह जो होते हैं उसको भी मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। उसके जो लेयर होते हैं वो आयरन ऑक्साइड से बने हुए रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ द वर्ड थ्रू विच कंप्यूटर डज द मेजरमेंट। कंप्यूटर अपनी मेजरमेंट, जैसे कि देखिए कपड़े की मेजरमेंट आप मीटर में करते हैं, इंच में करते हैं। ह्यूमन की हाइट की मेजरमेंट आप फीट पे करते हैं, सेंटीमीटर पे करते हैं, मीटर पे करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर अपना मेजरमेंट कौन से वर्ड पे करता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर जो मेजर करता है उसको हम बिट कहते हैं। आपने सुना होगा कि ये कौन सा बिट, कितने बिट का कंप्यूटर है, तो आप बोलेंगे 64 बिट या फिर 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। 64 बिट, 32 बिट। इसी तरह से जब आप ग्राफिक कार्ड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 256 बिट इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या होती है, एक तरह का इनका मेजरमेंट करने की क्या है, वर्ड है। इसी वर्ड को कहा जाता है क्या है, जिसमें कंप्यूटर की मेजरमेंट हो, लेंथ को नापा जाता है बिट के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। तो अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट। मेगाबाइट में हम किसे यूज़ करते हैं, देखिए बाइट भी हम कंप्यूटर के फील्ड में ही यूज़ करते हैं, मेगाबाइट। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि मूवी, आप टेलीग्राम से मूवी डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको शायद दिया जाएगा आपको कितने डाटा मिलता है पर डे। अगर जो आप मान लीजिए 1.5 GB वाली है, 1.5 GB वाली आपकी डाटा होती है, ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से आप यूज़ कर लेते हो तो आपको कहा जाता है 300 MB बस बचा हुआ है। तो ये जो MB है ना दोस्तों, यही होता है मेगाबाइट। तो डाटा को जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, वो किस में यूज़ करते हैं दोस्तों, MB यानी कि मेगावाट में। यानी कि कहने का मतलब है द मेमोरी पावर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन डी को आप करेंगे, मेमोरी पावर ऑफ द कंप्यूटर जो रहती है दोस्तों, मेगाबाइट हम किस पे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में जो मेमोरी पावर रहती है उस पर यूज़ करते हैं। तो 300 MB यानी कि मेगाबाइट। तो दोस्तों एक होती है MB, इससे बड़ी होती है GB, ठीक है, GB जिसको क्या कहते हैं, गीगाबाइट कहते हैं। तो एक GB की हम बात करें कि 1 GB में आपको कितना MB मिलते हैं, तो होता है दोस्तों 1024 MB, ठीक है। यानी कि 1 GB का जो आपको डाटा दे रहा है एयरटेल, जियो या जो भी, उसमें आपको इतने MB मिल रहे हैं, इतने MB है आपके पास यूज करने के लिए, ठीक है। और यही हम बात करेंगे कि 1 MB में कितना होता है। अब MB से छोटा यूनिट जो रहता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम कहते हैं KB यानी कि किलोबाइट, ठीक है। MB से छोटा यूनिट होता है हमारा KB यानी कि किलोबाइट। तो अगर जो हमें पूछा जाए कि 1 MB में कितना KB होता है, तो सेम दोस्तों 1024 KB, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। स्मॉलेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं केवी के फॉर्म में, जिसको हम किलोबाइट कहते हैं, MB यानी कि मेगाबाइट, GB यानी कि गीगाबाइट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ थे जो मुझे आपको बताने थे। अब आने वाले टाइम में आप निकाल सकते हैं, जो आपको पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में कि 2 GB में कितने KB है, KB किलोबाइट, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 GB को पहले आपको MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, KB में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको यहाँ पे समझानी थी, ताकि आप डाटा की KB, GB, MB में कन्फ्यूज़ ना हो। आपको पता चल चुका है कि 1 GB में कितने डाटा होते हैं, 1 MB में कितने KB होते हैं, सारी चीज़ पता हो गया है। आइए हम देख लेते हैं अगला सवाल, 16 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड इज कॉल्ड। देखिए कमांड्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो कमांड्स होते हैं उसको जो कैरी कर रहा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। आपको अच्छे से पता है एग्जीक्यूटिंग का मतलब ही किसी चीज़ को लेकर के चलना है, यानी कि एग्जीक्यूटिंग है कि नहीं। तो 16 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए दोस्तों अगला सवाल देख ले, 1 किलोबाइट 1 KB इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB, ठीक है। तो 1 KB दोस्तों कितने के बराबर होता है, अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों 1 KB के बारे में। तो 1 KB इज इक्वल टू कितना बाइट, ठीक है, किलोबाइट से छोटा तो बाइट ही होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, 1024 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट का 1 KB बनता है, 1024 KB का 1 MB बनता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। आपको यहाँ पे बताना सर्च इंजन कौन नहीं है। तो देखिए गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट और ऑर्किड। तो दोस्तों गूगल जो है ये आपकी एक तरह का क्या है, ये आपका सर्च इंजन, आपको अच्छे से पता है। जो हम ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या, मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं गूगल को ही यूज़ करते हैं एज ए सर्च इंजन। फिर है अल्टा विस्टा, ये दोस्तों पुराना है। अल्टा विस्टा 1995 में, ठीक है, 1995
में यूज़ किया गया था अल्टा विस्टा। 1995 से 2003 तक ये चली थी, ठीक है। और इसी कंपनी को किसने परचेज कर लिया था दोस्तों? याहू ने। तो जो आप याहू सुनते हैं, yahoo.com, याहू ने दोस्तों 2003 में इसे परचेज कर लिया था अल्टा विस्टा का, और अभी भी इसी का है। और गूगल की हम बात करें दोस्तों, गूगल का फाउंडेशन कब हुआ था? सबसे पहले गूगल खोजा गया था दोस्तों 1998 सितंबर में 1998, ठीक है। सितंबर 1998 को गूगल पहला बार आया था, और अब तक ये चल रहा है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर गूगल ही सर्च इंजन है। तो गूगल हमारा सर्च इंजन हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, और किट ये भी एक तरह का सर्च इंजन ही है दोस्तों। लेकिन ये जो साइंस डायरेक्ट है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, साइंस डायरेक्ट, ठीक है। तो साइंस डायरेक्ट को आप यहाँ पे आंसर चूज कर लिए। अगला सवाल देखिए, द मेमोरी वर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ। मेमोरी वर्ड जो होते हैं, मेमोरी वर्ड जो होती है कंप्यूटर में, उसका मतलब क्या होता है? लॉजिक, इनपुट, कंट्रोल या फिर स्टोरेज। तो मेमोरी जो होती है दोस्तों, कितनी मेमोरी होती है? हम आपको याद होगा बचपन में आप जाते थे, अपने छोटे छोटे आईपॉड होते थे जिसमें आप गाना सुनते थे, MP3 प्लेयर जिसको कहा जाता है, या फिर मोबाइल में रहता था, आप छोटे छोटे SD कार्ड लगाते थे जिसको आप चिप भी कहते थे, मेमोरी कार्ड भी कहते थे, 2 GB 4 GB, ठीक है, 8 GB तो पहले के टाइम में समझ लो इतना ज़्यादा था कि उसमें इतने सारे हनी सिंह के गाना आ जाएंगे कि क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मेमोरी वर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ये जो रहती है ये हमारे किससे एसोसिएटेड है? स्टोरेज से एसोसिएटेड है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर कैसे हार्डवेयर जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर पाए? स्टोर कर पाए। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, उसकी हार्ड डिस्क के बारे में बात किया जा रहा है। मैग्नेटिक टेप डिस्क दिया गया है। तो दोस्तों ये सब बहुत पुराने सवाल है। डिस्क, मैग्नेटिक टेप, आपको याद होगा दोस्तों, डिस्क होते थे जिसको हम CD कहते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क, या आपकी DVD प्लेयर होती थी, उसके अंदर एक सर्कुलर रहता था, और ये बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, जो आपके रेनबो की कलर होती है उस तरह के अपीयरेंस देता था। इसे हम मूवी वगैरह देखते थे अपने बचपन के दौरान, है कि नहीं। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरह का स्टोर करती है। क्यों? इसके अंदर तो मूवी स्टोर किया गया है, मूवी तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा साइज़ का है, तो मूवी तो इसके अंदर स्टोर किया गया है। तो इस तरह का डिस्क यूज़ किया जाता था पहले टाइम। और अभी के टाइम में क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप और डिस्क ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? एक तरह का हार्डवेयर है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है, जो कि डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि कहने का मतलब है बोथ ऑफ दीज आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। वर्चुअल मेमोरी जो होती है उसकी साइज किस पे डिपेंड करती है? वर्चुअल मेमोरी का मतलब, कहने का मतलब क्या है? ऐसी मेमोरी जिसको आप देख ना पाए, लेकिन ये एक तरह का विजुअल फॉर्म में है, ठीक है। फिजिकली नहीं है ये, लेकिन एक तरह का विजुअल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में है। तो वर्चुअल मेमोरी जो रहती है उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपको सवाल पूछेगा, क्या वो डाटाबेस पे करती है, डिस्क स्पेस पे करती है, या फिर एड्रेस लाइन पे करती है? आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों? एड्रेस लाइन में, ठीक है। कि उस एड्रेस, उसकी वेब एड्रेस क्या है, एड्रेस लाइन पे उसकी साइज डिपेंड करती है। अगला देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर आपको मदरबोर्ड, इसी के अंदर आपको प्रोसेसर, इसी के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, सारे चीज़ आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, द फास्टेस्ट प्रिंटर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दुनिया में सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन है? अब देखिए इस सवाल के ऊपर हम जाएंगे दोस्तों ऑप्शन के थ्रू, तो हमारा गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फास्टेस्ट प्रिंटर जो होती है कंप्यूटर में अभी के टाइम में दोस्तों जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो है आपके लाइन प्रिंटर। क्या है? लाइन प्रिंटर। अब आपके एग्जाम में आएंगे तो इस तरह से आएंगे, ठीक है। लाइन प्रिंटर जो होती है ये सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों थर्मल प्रिंटर के होते हैं, लेकिन आप बुक के थ्रू जाएंगे दोस्तों तो इसमें आपका लेज़र प्रिंटर आंसर दिया गया है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर को आप लेके चलेंगे, लेज़र प्रिंटर भी बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, लेकिन अगर जो बात करें थर्मल प्रिंटर जो होती है दोस्तों, वो 6 से 5 गुना ज़्यादा फास्टर होता है लेज़र प्रिंटर से। अगर जो आप गूगल के थ्रू जाएँ, अगर जब गूगल के थ्रू जाएंगे ना, गूगल के थ्रू, तो आप देखेंगे कि थर्मल प्रिंटर जो है यानी कि TP, ये क्या है दोस्तों? 5 से 6 गुना, ठीक है, 5 से 6 गुना फास्टर होते हैं। किससे? लेज़र प्रिंटर से। ऐसा दिया गया है गूगल में, लेकिन इस बुक में आपको लेज़र प्रिंटर आंसर दिया गया। पता नहीं क्या, कौन सा नशा करके इन्होंने ऐसा आंसर बताया, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। और डेजिबल प्रिंटर दोस्तों ये बहुत ही स्लो प्रिंटर होती है, ठीक है। जेट प्रिंटर भी स्लो ही होते हैं।
अब देखिए बात करते हैं दोस्तों लाइन प्रिंटर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको लाइन प्रिंटर से, अब देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में लाइन प्रिंटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये क्या करता है, 1100 लाइन, ठीक है, 1100 लाइन से लिख सकते हैं ये हर मिनट में, ठीक है, हर प्रति मिनट 1100 लाइन ये टाइप कर सकता है ये प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंट कर सकता है 1100 लाइन, ठीक है। तो इसके आंसर दोस्तों लेजर प्रिंटर को आप लेके चलेगा, फास्टेस्ट प्रिंटर इस बुक के हिसाब से आपको लेजर प्रिंटर बताया गया है। अगला सवाल देखिए, सुपर कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंप्यूटर इन रेस्पेक्ट टू। तो देखिए इस सवाल में आ जाइए, कहा गया था आपको सुपर कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो ऑर्डिनरी कंप्यूटर से किस चीज़ में अलग होती है, आपको सवाल में पूछा है। क्या वो हाईली कॉस्ट होते हैं, क्या उनमें एयर कंडीशन प्रॉब्लम होती है, क्या, या फिर देखिए सिंप्लीफिकेशन, कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज और मल्टीपर्पज़ यूज। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हमारी करेक्ट होगी वो ऑप्शन सी ही होगी। क्यों, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसके अंदर मेमोरी तो ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट, हम दाम के ऊपर नहीं जा रहे, हमें दाम के उसके पैसे के हिसाब से यहाँ पे अंतर नहीं बतानी, उसके काम के हिसाब से अंतर बतानी है कि नहीं। वैसे तो नॉर्मल कंप्यूटर भी आपको बहुत महंगे महंगे आ जाएंगे, लेकिन देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है कि उसमें ऐसा क्या खास है जो उसे बाकी कंप्यूटर से अलग बनाती है। तो सिंप्लीफिकेशन कैपेसिटी उसकी बहुत फास्ट होती है, बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफाई वो कर पाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन सी हो गया। अगला देखिए, द सिस्टम यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो सिस्टम हम मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो क्या है, बाइनरी डिजिटल होता है या फिर डेसिमल डिजिटल सिस्टम होती है, एनालॉग सर्कुलेशन कैलकुलेशन सिस्टम होती है। तो बाइनरी डिजिटल सिस्टम होती है, ठीक है दोस्तों, बाइनरी डिजिटल सिस्टम, ठीक है, बाइनरी डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो हम तो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दोस्तों जो हम छोटे मोटे कैलकुलेशन जो करते हैं उस कैलकुलेशन को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेसिमल डिजिटल सिस्टम का उपयोग करते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है दोस्तों, एक तरह का मशीन ही बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसे हमारे तरह ऑर्डिनरी थोड़ी ना है कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मशीन है दोस्तों। तो ये बाइनरी डिजिटल सिस्टम का उपयोग करके कैलकुलेशन करता है और बहुत ही एक्यूरेट करता है। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साइंटिफिक लैंग्वेज कौन से हैं, बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबल, पास्कल। आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर के साइंटिफिक लैंग्वेज जो साइंटिफिक चीज़ों में हम यूज़ करेंगे वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों वो होती है आपकी फोर्ट्रैन। अब मैं आपको लिख देता हूँ सारे जितने सारे कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो यूज़ किया जाता है। देखिए मैं लिख, तो देखिए कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसके मतलब हो गए मैपल हो गए, पाइथन हो गए, फोर्ट्रैन हो गए, एल्गल, एप्पल, जे, जूलिया, आर, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों कंप्यूटर के लैंग्वेजेस होते हैं। लेकिन आपको पूछा जा रहा है साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक तौर पे हम किसका उपयोग लेते हैं, तो दोस्तों वो होता है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन दोस्तों, ठीक है, फोर्ट्रैन की ही हम उपयोग करते हैं। फोर्ट्रैन का मतलब क्या, फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, ठीक है। फोर्ट्रैन का मतलब होता है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। साइंटिफिक फील्ड में हम इसी का उपयोग लेते हैं। अब आगे बात आता है कोबल। तो कोबल दोस्तों क्या है, कोबल भी दोस्तों इसे हम यूज़ करते हैं अपने जो हमारे बिजनेस होते हैं, फाइनेंस होते हैं, उस डिपार्टमेंट में हम यूज़ करते हैं किसका, कोबल का। तो कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबल का फुल फॉर्म हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे बिजनेस वाले, कॉमर्स वाले फील्ड है उसमें हम कोबल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और ये हम बात करते हैं फोर्ट्रैन की, तो ये साइंस में हम फोर्ट्रैन का उपयोग लेते हैं, ठीक है। फोर्ट्रैन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रैन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द एरिया ऑफ। देखिए अभी अभी हमने इसके बारे में बात किया। फोर्ट्रैन का मतलब होता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों इसे डेवलप किया गया था, जितने सारे हमारे साइंस की फील्ड होती है उनके लिए इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा ये। और ये फोर्ट्रैन जो है दोस्तों ये IBM द्वारा लॉन्च किया गया था, IBM द्वारा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, IBM द्वारा बनाया गया था। किस चीज़ के लिए, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। जितने सारे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पज़ होते हैं उसके लिए इस फार्मूला को बनाया गया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्लियर है। तो फोर्ट्रैन किस में हो गया दोस्तों, साइंस के फील्ड में। अगला देखिए 28 नंबर, द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज यूजफुल फॉर। अभी मैंने आपको बताया कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, कोबोल का फुल फॉर्म हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों ये हमारे बिजनेस और जितने सारे
फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है बिजनेस एरिया में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है बिजनेस फील्ड में हम इसे यूज़ करते हैं कोबोल का, यानी कि द बिजनेस वर्क। अगला देखिए, द कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज स्पेशली यूज्ड इन द कमर्शियल एक्टिविटीज़। अभी अभी दोस्तों हमने बात किया था कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो जितने सारे बिजनेस हो गए, बिजनेस क्या है दोस्तों, एक तरह का कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही हो गए, तो इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोबोल का यूज़ करते हैं। अगला देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर द प्रोग्रामिंग। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था वो कौन सा है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट हमारा जो था, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी फोर्ट्रेन ही, फोर्ट्रेन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम दोस्तों। इसको कब इन्वेंट किया गया था, 1957 में ही इन्वेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, फोर्ट्रेन, ठीक है। फोर्ट्रेन, पास्कल, कोबेल, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह के लैंग्वेज होते हैं। तो फोर्ट्रेन हमारा सबसे पहला लैंग्वेज है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेज। तो देखिए हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के तरह होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के तरह, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जितने सारे कमर्शियल साइट है, ठीक है, जितने सारे कमर्शियल चीज़ें वहाँ पे हम किसका ही उपयोग लेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम कोबल की ही लेंगे। कोबल कहाँ है, बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ पे ये इसका फोकस रहता है। तो जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश, ठीक है, तो वो कौन है, कोबल है, ये भी कोबल, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिए, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज मोस्ट यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन इज पॉसिबल। डॉक्यूमेंटेशन अगर जो आपको करना है तो आप किसकी उपयोग लेंगे, ये आपको इस सवाल में पूछा है। तो अभी हमने देखा कि कोबल क्या है दोस्तों, बिजनेस वाली चीज़ में दिखाया जाता है, इसी में बिजनेस में आपको क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयारी करने पड़ते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें उपयोग होता है। तो इसी के अनुसार दोस्तों कोबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। फोर्ट्रेन के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों, फोर्ट्रेन का है साइंस की फील्ड में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों C++ की। तो C++ क्या है दोस्तों, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपको गेम्स वगैरह बनाने के लिए इस लैंग्वेज को आपको ज़रूरी पड़ेगी। जैसे कि आप गेम्स बनाते हैं, GAMES गेम्स बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं तो उसमें C++ का यूज होता है। कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर कोई ब्राउज़र बनाते हैं, ठीक है, कोई प्लेयर बनाते हैं, म्यूज़िक प्लेयर वगैरह, या फिर जितने सारे ग्राफिक के डिज़ाइन है, बैंकिंग की एप्लीकेशन है, ये सारे चीज़ में दोस्तों क्या याद किसकी उपयोग होती है दोस्तों, C++ लैंग्वेज की उपयोग होती है। अगर जो आपको ये नहीं आता है तो आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो C++ दोस्तों ये गेम्स, ऐप, ये सारे चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। कोडिंग वगैरह इसमें आपको जानने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे, द लैंग्वेज विच इज़ नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल एक्सेट्रा इज। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज देखे दोस्तों, फोर्ट्रेन हो गए, एल्गोल हो गए, ठीक है, और पास्कल हो गए। ये सारे चीज़ अगर जो लैंग्वेज आपको सीखना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको कोई भी चीज़ सीखने से पहले सबसे पहले बेसिक सीखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक आपको पहले सीखनी पड़ेगी, बेसिक लैंग्वेजेस बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ सीख पाएंगे। अगला देखिए, द प्रोग्राम लैंग्वेज यूज फॉर कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशन इज। कंप्यूटर के जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होते हैं उसमें हम कौन सा प्रोग्राम की यूज़ करेंगे। अभी अभी हमने दोस्तों देखा था जितने सारे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइन किया गया था एक प्रोग्राम को, जिसको हम कहते हैं फोर्ट्रेन, यानी कि फार्मूला ट्रांसलेटिंग, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम जिसका हमने नाम दिया था। इसका उपयोग ही है कि साइंस के फील्ड में काम दे। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन में कौन मदद करेगा, सिंपल सी बात है, फोर्ट्रेन ही करेगा। तो अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन थ्रू द यूज ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज के थ्रू दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको सवाल पूछा गया, कमर्शियल एक्टिविटी, साइंटिफिक कैलकुलेशन, टीचिंग द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग द सिंपल लैंग्वेज इन इनिशियल स्टेज। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिक लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो सबसे पहला चीज़ आप क्या सीखेंगे दोस्तों, आप समझने लगेंगे जितने सारे सिंपल लैंग्वेज होते हैं इनिशियल स्टेज में आपको समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ का तैयारी करने के लिए आपको बेसिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए फिर आप आगे बढ़िए। तो यही बात है, उसी तरह से कंप्यूटर में पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाकी सारे लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला देखिए, द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड थ्रू विच द प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर अकर्स इज कॉल्ड। ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, और उसी के थ्रू वो कंप्यूटर अपने सारे चीज़ों को प्रोसेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो जितने सारे लैंग्वेज होते हैं वो सारे मशीन लैंग्वेज ही होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अगला सवाल देखिए, हु इन्वेंटेड
हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है दोस्तों जावा, जावा सीखने पे आप कोडिंग वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में आप एडवर्टाइजमेंट सुन रहे होंगे, कोडिंग सीखिए दुनिया बदलिए, फ्यूचर सिक्योर करिए। तो जो वाइट हेड जूनियर वाली एडवर्टाइजमेंट चलती है तो उसमें दोस्तों हम बात करते हैं जावा के बारे में, बात किया जाता है कि यही सारी चीज़ आपको सिखाए जाते हैं। तो जो जावा होती है ये कोडिंग लैंग्वेज है जावा, ठीक है। इसकी इन्वेंशन किस कंपनी ने की थी, आपको ये सवाल पूछा गया था। क्या आईबीएम में की थी, क्या इन्फोसिस ने की थी, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, या फिर सन माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। तो दोस्तों इसकी इन्वेंशन सन माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, ठीक है। सन माइक्रोसॉफ्ट डॉट आई एन सी, ठीक है। सन माइक्रोसॉफ्ट डॉट आई एन सी ने जावा की इन्वेंशन की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या नाम था, सन माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, सन माइक्रोसॉफ्ट डॉट आई एन सी, ठीक है, जावा की इन्वेंशन की थी। अगला देखिए, द मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड हाई लेवल इंस्ट्रक्शन बेसिक एनी लैंग्वेज नन ऑफ द अबव। तो देखिए जितने सारे कंप्यूटर जो रहते हैं दोस्तों वो सिंपली हाई लेवल लैंग्वेज आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप करेंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आपको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत हो, कोई भी कंप्यूटर हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है। अगला देखिए, द कंप्यूटर ग्रिड इज, कंप्यूटर की ग्रिड क्या होती है, ठीक है, कंप्यूटर ग्रिड। तो कंप्यूटर ग्रिड की फुल मतलब होता है दोस्तों अ सॉफ्टवेयर इनर स्ट्रक्चर इन विच अ नंबर ऑफ कैलकुलेटिव सिस्टम आर अटैच्ड। तो ऑप्शन बी की तरफ आप जाएंगे। कंप्यूटर की ग्रिड का मतलब क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर की इनर स्ट्रक्चर इन विच नंबर ऑफ कैलकुलेटिव सिस्टम आर अटैच्ड कर सके हम, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम करता है, हार्डवेयर नहीं है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों 40 नंबर पे अब आ जाइए। 40 नंबर पे आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, द सॉफ्टवेयर विंडोज सॉफ्टवेयर हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो विंडोज़ की जो सॉफ्टवेयर होती है कि नहीं, विंडोज़ की जो सॉफ्टवेयर होती है वो किसने बनाया था, आईबीएम ने बनाई थी, एप्पल ने बनाई थी, या फिर विप्रो ने बनाई थी। तो दोस्तों इनमें से किन्हीं ने विंडोज़ की सॉफ्टवेयर ने बनाई। आपको पता है विंडोज़ की सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं, विंडोज़ किसका है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ की सॉफ्टवेयर बनाई है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। अगला देखिए, द ओरेकल इज, ओरेकल क्या है आखिर का। तो ओरेकल दोस्तों एक तरह का डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक तरह का क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो अच्छे से याद रखेंगे, कंफ्यूज मत करेगा इसे किसी भी चीज़ से, सीधा याद रखेगा ओरेकल यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड की प्रोसेसिंग में हम कौन सा सॉफ्टवेयर की उपयोग लेते हैं, पेज मेकर, एम एस वर्ड, वर्ड स्टार। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्ड की प्रोसेसिंग में हमें एम एस वर्ड तो जानना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एम एस वर्ड तो है ही। अब आगे दोस्तों बात आती है वर्ड स्टार की, ठीक है। तो वर्ड स्टार दोस्तों क्या है, वर्ड स्टार ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड की प्रोसेसिंग कराता है, लेकिन इसे हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स जो होती हैं उनमें हम इसका यूज़ लेते हैं। और पेज मेकर जो है दोस्तों ये एक तरह का एम एस ऑफिस की आप इसको क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। पेज मेकर भी उसी तरह से काम करता है, इसमें भी आप ग्राफिक डिजाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज मेकर, एम एस ऑफिस, वर्ड स्टार सारे के सारे क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड को प्रोसेसिंग करवाते हैं। तो ये आप आंसर आपका जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। आंसर आपकी हो जाएगी ऑल दी अबव, सारे के सारे एक तरह का क्या है, सारे के सारे वर्ड को प्रोसेस करा सकते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखिए, द पासवर्ड प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर विच। अब आपको पता है कंप्यूटर जो हम रखते हैं उसमें पासवर्ड रखते हैं। कंप्यूटर चलिए हटाइए, आप अपना फ़ोन ही ले लीजिए, ठीक है। हम पासवर्ड क्यों लगाते हैं, इससे हमें किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है। तो देखिए, सेफ गार्ड द ओल्डनेस केम इन द हार्डवेयर, सेफ गार्ड द डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज केम इन द सॉफ्टवेयर, सेफ गार्ड द अनअथोराइज एंट्री ऑफ द सिस्टम। तो आपको क्या लगता है, यही ना आंसर होगी कि अनअथोराइज एंट्री जो होती है उससे हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, इसलिए हमें वो सेफ गार्ड करता है अनअथोराइज एंट्री से हमारे सिस्टम पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला देखिए, द सिस्टम थ्रू विच द डाटा बाय द मीन्स ऑफ टेलीफोन एंड विथ द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल आर ट्रांसपोर्टेड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह का मॉडेम है, ठीक है। मॉडेम का काम ही ये होता है कि आप क्या करता है, टेलीफोन के थ्रू आपको क्या करेगा दोस्तों, बाइनरी सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। द सिस्टम थ्रू विच डाटा बाय द मीन्स ऑफ टेलीफोन एंड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल
ट्रांसपोर्टेड। तो डाटा हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ से मॉडेम लगाते हैं दोस्तों, तो हम आराम से डाटा यूज़ कर सकते हैं जितना डाटा हमारे रहता है। पहले के टाइम में इंटरनेट नहीं होती थी दोस्तों, तो मॉडेम आती थी, मॉडेम के अंदर सिम लगता था, ठीक है, मॉडेम के अंदर क्या लगता था, सिम लगता था। इसी सिम के थ्रू दोस्तों क्या लगाया जाता था, इंटरनेट यूज़ किया जाता था। छोटे मोटे फॉर्म हम आपको फिल करने, टिकट विकट काटना है तो मॉडेम लगा करके यूज़ करते थे, ठीक है, तो मॉडेम है। अगला देखिए 45, द इनएबिलिटी केम इन 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट सिस्टम ऑफ द डाटा स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा इनेबिलिटी जो कि 4 डिजिट में आती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, इनेबिलिटी कम इन 4 डिजिट सिस्टम ऑफ द डाटा स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डाटा स्टोरेज की जगह में जो आता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, Y2K प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। इनेबिलिटी जो आपके डाटा स्टोरेज सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, उसमें जो इनेबिलिटी आती है 4 डिजिट की, उसको क्या कहते हैं, Y.2K प्रॉब्लम, ठीक है, Y, ठीक है, .2K, Y2K प्रॉब्लम, अच्छे से याद रखेंगे। तो Y-2K था, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। 46 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैकिंग, हैकिंग से आप क्या समझते हैं, सर्चिंग, सिक्योरिटी, बोथ ए एंड बी। तो हैकिंग के बारे में थोड़ा सा तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा। हैकिंग का मतलब क्या होता है, हैकिंग का मतलब होता है दोस्तों अनऑथराइज, ठीक है, अनऑथराइज टू एक्सेस और कंट्रोल ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। किसी के भी कंप्यूटर या फिर किसी के सिस्टम है, किसी के भी मोबाइल है, उसमें अनऑथराइज एक्सेस अगर जो आप ले लेते हैं या फिर अनऑथराइज एक्सेस या फिर अनऑथराइज कंट्रोल ले लेते हैं तो उसी को तो कहा जाएगा ना हैकिंग। तो एक तरह का ये दोस्तों इलीगल है। तो इसमें क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, सिक्योरिटी उसका चुराते हैं। तो हैकिंग का मतलब क्या, उसकी सारी सिक्योरिटी को अपने पास रख लेते हैं। तो बोथ एंड भी आंसर होना चाहिए आपको यहाँ पे। लेकिन हैकिंग का बात किया जाए दोस्तों, इसकी कोर्स भी कराई जाती है, ठीक है, इसकी कोर्स भी कराई जाती है, हैकिंग, इथिकल हैकिंग वगैरह आपको सिखाया जाता है। इसमें आपको दूसरे की डिवाइसेस को आप किस तरह से हैक कर लो, ये सारी चीज़ आपको बताया जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी यूजेस है, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि आपके आईवी सेक्टर में हो गए हैं, ठीक है, कोई केस वैस होता है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज को चोरी करने के लिए हैक करके उसके सीसीटीवी फुटेज को ले सकते हैं। क्राइम वगैरह को इन्वेस्टिगेशन करने में मदद आता है। हैकिंग का मतलब होता है अनऑथराइज, ठीक है, अनऑथराइज कंट्रोल ऑन अदर कंप्यूटर। किसी के भी कंप्यूटर में अनऑथराइज अगर आप एक्सेस ले लें, कंट्रोल ले लें, और आप यहाँ तक कि पासवर्ड भी उसकी चेंज कर लेंगे, जो उसका रियल ओनर है वो भी उसका यूज ना कर पाए, उसको ही क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए 47 आइए, द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर की लिटरेसी डेट कब है। तो दोस्तों कंप्यूटर की लिटरेसी डे हम 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय नासा। नासा के द्वारा फास्टेस्ट कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोलंबिया, ठीक है। नासा के द्वारा जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन है, कोलंबिया। इसको आप अच्छे से ही याद रखेंगे, ठीक है। ब्लू ग्रीन देखिए, ब्लू जीन, ये भी एक तरह का दोस्तों क्या है, ये भी एक तरह का सुपर कंप्यूटर ही है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। ब्लू जीन किसने बनाया था दोस्तों, ये IBM ने बनाई थी, ठीक है, IBM ने बनाया था। परम, अब बात आ जाए परम की तरफ दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था। परम शिवाय हमारा पहला कंप्यूटर था जो कि IIT BHU में बना था, ठीक है, IIT BHU में इसे पहला बार यूज किया गया था, असेंबल किया गया था, ठीक है। तो परम है दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये किस तरह का एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि कहा जाए आप जो कंप्यूटर के ADCA सीखते होंगे तो उसमें आप MS ऑफिस सीखते होंगे। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, MS वर्ड मिलते हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो, MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड। तो MS वर्ड दोस्तों किस तरह का, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है ये, है क्या दोस्तों, सिंपल सी बात है, MS ऑफिस क्या है, एक तरह का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारे ग्राफिकल डिजाइनिंग वगैरह करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखना, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ग्राफिक का काम किया जाता है, सॉफ्टवेयर है एक तरह का, ठीक है। तो ऑप्शन डी यानी कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसी प्रकार से MS वर्ड होती है, MS ऑफिस के अंदर MS एक्सेल आपको देखने को मिलता है, MS वन नोट देखने को मिलती है, MS पावर पॉइंट देखने को मिलता है। ये सारे MS ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो आ जाइए आज के हमारा आखिरी सवाल 50 नंबर। 50 के बाद हम आगे आने वाले शिफ्टों में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल पूछा गया था, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो दोस्तों ये है ENIAC, ठीक है। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल इंटीग्रेटर एंड
कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ENIAC, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हमारा कौन है, ENIAC है। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन तो देख लिए। तो हमारा पहला सवाल है यहाँ पे 51 नंबर, द फर्स्ट कंप्यूटर विच हैड बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड इन इंडिया इज। तो पहला कंप्यूटर दोस्तों जो भारत में डिज़ाइन और डेवलप हुई थी उसका नाम आपको पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये परम है, ठीक है। तो परम आप अच्छे से याद रखिए, परम हमारे देश का पहला कंप्यूटर है। अगला यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट किस चीज़ की इंस्टीट्यूशन है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए, वेयर माइक्रो चिप इज प्रिपेयर्ड, वेयर द सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड ऑफ माइक्रो इंजीनियरिंग, वेयर द हार्डवेयर आर डेवलप। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप करेंगे, जिसकी MS ऑफिस आप जानते हैं ना, MS ऑफिस जो होती है, जो आप ADCA की क्लासेस अगर जो किए होगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने देखा होगा, जिसमें आपने एक्सेल देखी होगी, ठीक है, एक्सेल देखी होगी, साथ ही साथ आपने उसमें वर्ड सीखा होगा, MS वर्ड सीखा होगा, वन नोट सीखा होगा, पावर पॉइंट सीखी होगी, है कि नहीं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे चीज़ होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट है, वो सारे के सारे क्या है दोस्तों, वो सारे के सारे एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को टिक करिए। अगला देखिए, द वर्ड MB इज यूज्ड फॉर। तो ये जो वर्ड है दोस्तों एक शब्द है, यहाँ पे देखिए कैपिटल M कैपिटल B, अगर जो ये दिया रहेगा आपको तो इसका मतलब होता है मेगा बाइट, ठीक है। तो मेगा बाइट को आप अच्छे से याद रखेंगे, MB यानी कि मेगाबाइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता के रखा था दोस्तों, 1 मेगाबाइट की अगर जो हम बात करें कि 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट होता है, तो 1024 KB, ठीक है, 1024 KB। यही हम बात करते हैं दोस्तों कि 1 GB में कितनी बाइट होती है, कितनी मेगाबाइट होती है, तो हमने वहाँ पे बात किया था 1024 MB, ठीक है। तो ये हमने बात किया था, क्लियर है। और 1 KB में कितने बाइट होंगे, तो सेम सी बात है, 10-24 होंगे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। तो देखिए ये सवाल उत्तराखंड PSC में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए UP PSC के लिए और MP PSC के लिए पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर की वायरस कौन है, आपको दिए गए ऑप्शन से चुनना है कंप्यूटर की वायरस कौन सी है। फंगी वेक्टर ये है दोस्तों, हमारे यहाँ हम अफेक्ट होते हैं फंगी वेक्टर से, ना कि कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर पे भी वायरस अटैक करता है जिससे उसे लॉस होती है। तो ये एक नाम है दोस्तों IC 7344, ठीक है, ये कंप्यूटर की वायरस का नाम है। तो इसको थोड़ा सा याद करके रखेंगे आप। तो अगले सवाल में आ जाए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन गेटवे। इन्फॉर्मेशन गेटवे किसे कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। इन्फॉर्मेशन गेटवे से आप समझते क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है, ठीक है, सबसे पहले बात ये आती है कि इन्फॉर्मेशन गेटवे का मतलब क्या होता है। इट इज़ एन हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज ए गेट बिटवीन टू नेटवर्क। दो नेटवर्क के बीच में गेट का काम करता है। ये हार्डवेयर जो होती है ये दो नेटवर्क के बीच में गेट की तरह काम करता है और हमें सेवरल इन्फॉर्मेशन दिला पाता है। तो इसी को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन गेटवे। तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट क्या है दोस्तों, एक तरह का इन्फॉर्मेशन गेटवे है। ये एक हार्डवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक गेट बन जाता है कि आप उस पर यानी कि जितने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है वो सारे नेटवर्क पर आप जा करके वहाँ से सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन गेटवे का एग्जांपल हो गया हमारा इंटरनेट, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन गेटवे का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का गेट की तरह काम करता है। किसके बीच में दोस्तों, टू नेटवर्क, ठीक है, दो नेटवर्क के बीच में ये गेट की तरह काम करता है कि वो दो नेटवर्क के आसपास आपको ले जा करके इन्फॉर्मेशन दे पाए। अगला देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम ईमेल सेंड करते हैं, उनके फादर को नहीं आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि फादर किन को माना जाता है ईमेल के लिए। तो दोस्तों इनका नाम है रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन। तो ऑप्शन डी को करिएगा, रे टॉमलिंसन, ये है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड एट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो भारत का पहला कंप्यूटर किस जगह इंस्टॉल्ड हुआ था, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था 1955 में, ठीक है। तो 1950, यहाँ पे देखिए ISO लिखा गया है, लेकिन आप इसको ISI पढ़ेंगे। ISI का मतलब है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। में लिख देता हूँ यहाँ पे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट,
ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में सबसे पहला बार हमारा कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किया गया था, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने आपको बताया ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1955 पे पहला बार कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था हमारे भारत में, कोलकाता में, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 58 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड अंडर द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ दोस्तों आप जानते हैं जिसमें वायरलेसली हम गाना सुन सकते हैं। आज के टाइम में एक से एक एयरडोप्स भी आ गए हैं, ठीक है, एक से एक एयरडोप्स भी आ गए जिसमें इस तरह की रहती है, यहाँ से साउंड होती है, ठीक है, जो वायरलेसली आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। एयरडोप्स एक से एक आ गए हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का काम करता है, ये किसके टेक्नोलॉजी में काम करता है दोस्तों, BT यानी कि ब्लूटूथ के टेक्नोलॉजी में काम क्या करता है। तो आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड अंडर द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इक्विपमेंट। तो यहाँ पे बाकी सारे पढ़िएगा, यही सबसे ज़्यादा सफिशिएंट आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन करवाता है किसके किसके बीच में, दो इक्विपमेंट के बीच में। यानी कि आपका जो फ़ोन है, ठीक है, आपका जो फ़ोन है, फ़ोन से आपके ब्लूटूथ में, या फिर कोई स्पीकर, आज के टाइम में तो एक से एक स्पीकर आ चुका है ब्लूटूथ वाला, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, होम थिएटर वगैरह भी आप चलाते होंगे, तो यही बात है, यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाती है किससे, ये डाटा देता है इसको ब्लूटूथ से, और आप इसमें MP3 गाना वगैरह चला सकते हो आराम से। तो ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इक्विपमेंट। अगला सवाल देखिए 59 नंबर, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड। देखिए हमारे जो कंप्यूटर में प्रोसेसर्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्रोसेसर्स होते हैं, उस प्रोसेसर की स्पीड को किस में नापा जाता है। अब इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अगर जो गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है, अगर जब कंप्यूटर में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल पे सर्च करेगा, अगर जब प्रोसेसर आप सर्च करेंगे, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप प्रोसेसर समझ लिए i3 की, आप कोई प्रोसेसर i3 की 9th जनरेशन कोई प्रोसेसर ले रहे हैं, तो उसकी स्पीड जो दोस्तों रहेगी वो जाहिर सी बात है i5 की 9th जनरेशन से बहुत ज़्यादा क्या रहेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम रहेगी, ठीक है। तो प्रोसेसर की स्पीड ये देखिए धीरे धीरे जनरेशन बन रहा है। जैसे कि आपको पता है इंटेल अपना हमेशा जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ओड नंबर में निकालता है, ठीक है, सारे ओड लेवल पे ले जाता है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्लॉक स्पीड भी बढ़ते जाता है। तो ये जो स्पीड होती है दोस्तों, इसको हम क्लॉक स्पीड कहते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में करते हैं, ठीक है। लेकिन बात क्या जाए दोस्तों, ये पहले के टाइम में होता है, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है। आज की जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो इसकी स्पीड जो होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसलिए हम उसको हर्ट्ज में नहीं, इसको हम किस में नापते हैं, मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, MHz, ठीक है, मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, या फिर गीगा हर्ट्ज में नापते हैं, GHz, ठीक है। ये दो टर्म में हम इसे नापते हैं। जिसकी हम अगर जो बात करें 1 गीगा हर्ट्ज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको 1,000,000,000,000, ठीक है, इतने साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, इतने साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में इतने साइकिल्स ये कर पाता है, ठीक है। ये इसकी क्लॉक स्पीड है, इसी को क्या कहा जाता है, क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में प्रोसेसर को आज के टाइम में माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उनको नापा जाता है, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, हर्ट्ज तो होते ही है, लेकिन अगर जो आपको वहाँ पे गीगा हर्ट्ज दिया रहे तो गीगा हर्ट्ज को मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल आपके CGL में पूछा गया था, आपने ध्यान दिया होगा। अभी ये सवाल देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ www। तो www ये जो आप सर्च इंजन, जहाँ जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले www, फिर से HTTP ऐसे करके www करके जो लिखी होती है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। इसको वेब पेज कहा जाता है। किसी भी लिंक में ये चीज़ आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसी साइट का ये क्या होता है, डोमेन होता है। अब देखिए www का फुल फॉर्म को पूछा जाता है क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छे से याद रखिए, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आगे जाकर के मैं बताने वाला हूँ, तो अच्छे से याद रखिएगा। इस वीडियो को इसको स्किप मत करिएगा। पढ़ने वाला चीज़ है दोस्तों, ये कोई गाना नहीं है, कोई मूवी नहीं है कि आप स्किप कर करके पढ़ सकते हो। पढ़ने वाली चीज़ में आप एक भी पार्ट को अगर जो स्किप कर देंगे ना तो आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी, फिर आप बोलोगे कि अच्छे नहीं समझाते, ये वो कुछ भी बोल सकते हो। इसलिए पूरे अंत तक देखिए, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अगले देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैम इन द टेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर। रैम का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर के फॉर्म में रैम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। यही आपको पूछा जा सकता है दोस्तों रोम के बारे में। तो रोम का क्या होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है। आइए अगला सवाल देख।
अगला सवाल देखिए 62, CPU इम्प्लाइज, CPU जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो CPU का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं, ये सारे के सारे फुल फॉर्म में दोस्तों मैं कम से कम 150, ठीक है, 150 फुल फॉर्म, 150 फुल फ्रॉम कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी करा दिया दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं या फिर चैनल पे भी देख सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म करा दिया, एक सवाल भी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो 150 से ज़्यादा मैंने फुल फॉर्म करा रखे हैं आपको, उससे ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 63 नंबर, CAD इम्प्लाइज, CAD का मतलब क्या होता है? तो CAD का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो अच्छे से याद रखिएगा, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये सारी चीज़ मैं वहाँ करवा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा। अगले यहाँ पे देखिए द फुल फॉर्म ऑफ IBM है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि बहुत सारी चीज़ें बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोसेसर बनाता है। तो IBM बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है IBM का? आई मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो इसके हेडक्वार्टर का है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कहाँ पे, करंट अफेयर वाले चैप्टर पे आपको ये पूछा जा सकता है कि IBM की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों 65, द CD-ROM स्टैंड फॉर, CD का मतलब मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम के बारे में अभी भी आपको बताया हमने रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी हो गया। अगले देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द नेम ऑफ पेंटियम ब्रांड। तो पेंटियम ब्रांड के नाम से कौन सा चीज़ को बेचा जाता है आपके मार्केट में, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, पेंटियम दोस्तों एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कि किसने लॉन्च किया था दोस्तों, इंटेल ने लॉन्च किया था, ठीक है। दो तरह की प्रोसेसर हमारे मार्केट में आता है, कि इंटेल का आता है और एक आता है AMD का, यही है जो आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर्स चलते हैं। तो ये जो पेंटियम है जो है ना दोस्तों, ये पेंटियम किसकी लॉन्च है दोस्तों, ये इंटेल ने लॉन्च किया था माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम के नाम पे, ठीक है। और AMD दोस्तों राइजन वगैरह लॉन्च करता है, राइजन। तो अच्छे से याद रखिएगा, अगर जो आपको सवाल में पूछा जाए कि राइजन किसकी है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा AMD की है, ठीक है। राइजन उसकी सीरीज है AMD की, AMD, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 67, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन है? वेब ब्राउज़र यानी कि जहाँ से आप सर्च करके सारी चीज़ निकाल सकते हो, जो इंटरनेट जो आज के टाइम यूज़ करो, जिसके थ्रू आप सर्च करते हो बाकी सारे थिंग्स, वो पहला ब्राउज़र कौन सा था, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शॉक कर जाओगे कि पहला ब्राउज़र कौन था। ये पहला ब्राउज़र था www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आजकल गूगल पे भी आपको देखने को मिलती है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, यही हमारा पहला ब्राउज़र हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। और इसी का नाम चेंज करके दोस्तों वेब ब्राउज़र, ये जो www इसका नाम चेंज करके नेक्सस रखा गया था, नेक्सस, ठीक है, नेक्सस, NEXUS, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको ये भी पूछा जाता है फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन था, तो नेक्सस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी का रिनेम www का है, इसी को रिनेम करके नेक्सस कर दिया गया था दोस्तों। ये कब था दोस्तों, 1990 में ही था, ठीक है, 1990, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1990 में ही हमें ये देखने को मिल गई थी, ठीक है। www ये हमारा पहला क्या है, वेब ब्राउज़र है। फिर से फायरफॉक्स आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह आ गए। यार आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, गूगल, ठीक है, सबसे ज़्यादा गूगल चलता है। गूगल पे भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे www वगैरह देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, याहू, गूगल, MSN, तो याहू, गूगल, MSN ये सब क्या है दोस्तों, क्या ये वॉच बनाते हैं, क्या ये रिंग बनाते हैं, क्या ये कंप्यूटर के ब्रांड है? तो आप बोले नहीं सर, इतने सवाल आसान से। गूगल क्या है, एक तरह का इंटरनेट की साइट्स है, ये सारे सर्च इंजन है, ठीक है, साइट्स है जिस पे आप सारी चीज़ सर्च करते हो। अगला देखिए 69 नंबर, इन द कंप्यूटर डिक्शनरी द वर्ड CD स्टैंड फॉर, कंप्यूटर के डिक्शनरी यानी कि कंप्यूटर के वर्ड में CD का मतलब क्या होता है? CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा नहीं है आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, C भी कंप्यूटर के लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, बेसिक भी, बेसिक आपको पता है कंप्यूटर की नॉलेज है, और फोर्ट्रेन ये भी आप जानते हैं साइंस में यूज़ किया जाता है, साइंस की फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, उससे हम फोर्ट्रेन कहते हैं, है कि नहीं।
तो सी बाकी ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक भी बेसिक नॉलेज है। अब देखिए यहाँ पे फास्ट जो है दोस्तों, यही जो है यही आंसर होगा। ये किसी प्रकार का कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती है फास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। एक और दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोबोल, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड। आगे हम वैसे देखने वाले बिजनेस ओरिएंटेड ये लैंग्वेज है, उसमें हम कोबल यूज़ करते हैं। साइंस की फील्ड में हम फोर्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए दोस्तों 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा टर्म है जो कि आईटी से रिलेटेड नहीं है? साइबर स्पेस, लाइट स्टोरेज, अपलोड, मोडेम। तो साइबर स्पेस तो ये अपलोड भी आप करते हो, ये भी सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। मोडेम जो है जो कि आप सिम लगा करके इंटरनेट यूज़ करते हो, ये भी एक तरह का क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। लेकिन ये लाइट स्टोरेज के बारे में जब हम बात करें दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता है। लाइट क्या होती है दोस्तों, ये हमें क्वांटम, लाइट स्टोरेज जो ये हमें क्वांटम साइंस में देखने को मिलती है, ठीक है। क्वांटम क्लियर है, तो अच्छे से इसको आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, कंट्रोल, और इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल क्वांटम आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ऑप्टिकल क्वांटम। चलिए यही है ऑड, आपको बस ऑड वन आउट करनी थी, तो ऑप्शन सी। बाकी सारे तो आप ऐसे भी इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। अभी के टाइम में ये सवाल आपको नहीं मिलेगा। सवाल तो मिल सकता है लेकिन ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। ये देखिए सवाल, आप देखिए यूपी की लोअर सब डिवीज़न में आपको 1998 का ये सवाल है, ठीक है। सवाल सही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बदल चुके हैं। सवाल सही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बदल चुका है। जो हम बुक के सहारे पे जाए तो आप इसको करेंगे T3A को, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों ये बहुत पीछे चल चुके हैं। अभी एक से एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इस सवाल को वर्ल्ड, द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंटली अगर जो हम बात करें फास्टेस्ट कंप्यूटर जो हमारा है, तो वो है दोस्तों जापान का, ठीक है। जापान ने एक कंप्यूटर लॉन्च किया है, मैं लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा। जापान की कंप्यूटर है जिसका नाम है फुगाकू, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फ्यूगाकू सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी के टाइम में। इसके बाद दोस्तों कौन है, इसके बाद है एक समिट है, ठीक है, एक समिट नाम का कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर ये है जो कि यूएस द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट एंड सेकंड आप याद रखिए दोस्तों, बहुत है आपके लिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड आपको पूछा गया, तो जापान का फुगाकू, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके दूसरे नंबर पे आता है समिट। अगर जो यही आपको फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया पूछा जाता है, यानी कि इंडिया का, भारत का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है, तो दोस्तों ये है आपका, सिंपल सी बात है दोस्तों, परम ही होगी। तो परम का कौन सा, परम तो है ही, तो परम अच्छे से याद रखिएगा, सिद्धि, परम सिद्धि AI, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ये इसका रैंक क्या है, सुपर कंप्यूटर के रैंक की अगर हम बात करें वर्ल्ड में दोस्तों, इसकी 63 रैंक है। फास्टेस्ट कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जितने सारे कंप्यूटर अभी तक बने फास्टेस्ट कंप्यूटर वर्ल्ड में, इसकी 63 रैंक है भारत की। ये इंडियन जो परम सिद्धि AI है, इसका रैंक है 63 वर्ल्ड में, लेकिन भारत में यही है दोस्तों अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ अनुपम। अनुपम क्या है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुपर कंप्यूटर, न्यूली डिजाइन मसल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अनुपम के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अनुपम दोस्तों एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एक सुपर कंप्यूटर है जो कि बार्क ने डेवलप किया था, BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको क्या किया था दोस्तों, इसको डिज़ाइन और डेवलप किए हैं किन्होंने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है जो कि डिज़ाइन एंड डेवलप बाय बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। चलिए दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। अ सुपर कंप्यूटर परम हैज बीन डेवलप्ड एंड डिजाइन इन इंडिया बाय। सुपर कंप्यूटर दोस्तों जो परम है उसको किसने डेवलप और डिज़ाइन की थी, आपको सवाल में पूछा गया। तो दोस्तों अच्छे से याद रखें, CDEC पुणे में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग इसकी कहाँ हुई थी। सुपर कंप्यूटर जो हमारा परम है उसका डेवलप और डिज़ाइन हुई थी हमारे CDEC में, अच्छे से याद रखिएगा। CDEC यानी कि कहने का मतलब है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
CDEC मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, CDEC का फुल फॉर्म होता है, जो कि पुणे में स्थित है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ पे भारत का जो परम है, इसको डिज़ाइन डेवलप कहाँ पे की गई थी, CDEC पे की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा। और सवाल देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर की जो डाटा होती है दोस्तों, हमें आपको पता है, हम उसको गीगाबाइट, मेगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ठीक है, और गीगाबाइट से ऊपर टेराबाइट आती है, ठीक है, मेगाबाइट, किलोबाइट, ठीक है, फिर बाइट आती है। तो यहाँ पे बात होती है दोस्तों, आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा को, जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है दोस्तों, उसको हम बाइट कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, बाइट और बिट में बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, बाइट होती है। चलिए, और देखिए द मैकिली एंजेलो वायरस। तो देखिए मैकिली एंजेलो वायरस क्या है, ये आपको सवाल में पूछा गया। तो मैकिली एंजेलो वायरस के बारे में हम बात करें दोस्तों, ये एक कंप्यूटर की वायरस है जो कि 1991 में हुई थी। ठीक है, वायरस कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये एक कंप्यूटर की वायरस है जो 1991 में हुई थी। तभी देखिए 1994 में MBA की एंट्रेंस में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कितना पुराना सवाल है। बुक भले ही दोस्तों अपडेटेड है हमारा, ये बुक हमारा 2020 का जो जिस बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ 2020 सेशन का, लेकिन देखिए सवाल कितना पुराना है, लेकिन ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैकिली एंजेलो दोस्तों एक वायरस था जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमें पाया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये मिला था 1991 में, इसलिए 1994 में पूछा गया। तो दोस्तों जो लेटेस्ट सवाल होते हैं ना, वही सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवाल, ये वाला सवाल को हम उतना सीरियसली नहीं ले सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो दोस्तों ये एक तरह का ऐसा वायरस बनाया गया था जो कि सीधा DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे सीधा क्या करता था, अफेक्ट करता था डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम में। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी इंगेजमेंट नहीं होती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, इसमें थोड़ा सा भी इंगेजमेंट बिना किए, मतलब इसको बिना पता चले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधा करप्ट कर देता था। ठीक है, तो ये थी मैकिलो एंजेलो वायरस। अगला सवाल देखिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंप्यूटर्स। सारे कंप्यूटर पे कौन सा चीज़ एप्लीकेबल है, बेसिक नॉलेज, कोबल नॉलेज, फोर्ट्रेन। तो कोबल के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्या है, एक तरह का बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जितने सारे बिजनेस में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो कोबल यूज़ किया जाता है। फोर्ट्रेन दोस्तों ये साइंस, ठीक है, साइंस में और इंजीनियरिंग लैंग्वेज जो होती है, कैलकुलेटिंग वगैरह, इस फील्ड में फोर्ट्रेन को यूज़ किया जाता है। बेसिक क्या है दोस्तों, एक तरह का बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज सिखाए जाते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल टू ऑल द कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर में हमें क्या देखने को मिलती है, तो सारी चीज़ देखने को ना मिले, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो होती है सारे कंप्यूटर में हमें मशीन लैंग्वेज जरूर देखने को मिलती है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन की लैंग्वेज समझती है। अगला देखिए, द एप्पल क्या है, क्या एक फ्रूट है। तो जी हाँ, फ्रूट तो है ही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर, ना कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ABCDEFG, नर्सरी के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको पूछा गया एप्पल क्या है। तो दोस्तों ये एक तरह का क्या है, एक कंप्यूटर 4th जनरेशन। एप्पल क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है जो कि 4th जनरेशन की कंप्यूटर है। तो ये 1993 की सवाल है। देखिए कितनी पुरानी सवाल है। तो ये मैं आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि लुसेंट बुक दोस्तों माना जाता है, बहुत अच्छा बुक माना जाता है। ठीक है, लुसेंट बुक जो है बहुत अच्छा बुक माना जाता है आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, इसलिए मैं आपको लुसेंट बुक कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। देखिए इसकी जितनी भी नई एडिशन आ रही है तभी उसमें ज़्यादातर यही सारे क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये एक डिफिनेशन है दोस्तों, आपको ऑप्शन पे हम बता देते हैं। द सिस्टम विच ट्रांसफॉर्म्स द डाटा इनटू इम्पल्स एंड दीज इम्पल्स आर सेंट फ्रॉम ए टर्मिनल टू ए कंप्यूटर एंड फ्रॉम ए कंप्यूटर टू ए टर्मिनल। यानी कि टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल किसी इम्पल्स को भेजा जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो वो किस चीज़ की डिफिनेशन है दोस्तों, ये एक माइक्रो कंप्यूटर की डिफिनेशन है। ज़्यादा इसमें आपको देखना नहीं है, बस माइक्रो कंप्यूटर लिख के इसकी डिफिनेशन को याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड विच फॉलोज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन्स ब्रेन। तो विश्व में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है जिसका जो हम बात करें मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह है। ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो ये भी आप सवाल देखेंगे, बहुत पुराना सवाल है। ठीक है, अभी के टाइम हम लेटेस्ट लेकर के चलेंगे क्योंकि ऑप्शन तो बदल जाएंगे, सवाल वही रहेगा। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर वैसे इसका आंसर बताया जा रहा है इस ऑप्शन में, लेकिन हमें ये लेकर के नहीं चलना। ठीक है, हम लेटेस्ट पढ़ेंगे, हमें पुराने चीज़ से मतलब नहीं है, ये सारे सवाल से हमें मतलब नहीं है।
ठीक है, सवाल दिया गया, हमने इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन हम ये भी जानेंगे सवाल तो एक नंबर है लेकिन इसका ऑप्शन अब बदल चुका है। तो आपको पूछा गया है फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है दोस्तों वह स्पिन नेकर, स्पाई नेकर, NAKER। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये अभी के टाइम में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हम बात करें कितने सारे कोर है, इसके अंदर जो हम बात करें प्रोसेसिंग कोर की, प्रोसेसिंग कोर तो कितने हैं, प्रोसेसिंग कोर की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो सिंपल सी कंप्यूटर की हम बात कर ले, मान लीजिए कि हम एक प्रोसेसर है हमारे पास जो कि मैं यूज करता i5 की 9th जनरेशन है। इसका जो हम बात करें दोस्तों इसमें 6 कोर होती हैं। ठीक है, इसमें 6 कोर होती है और 6 थ्रेड होती हैं। ये दोस्तों एक तरह का क्या होता है, पार्टीशन दिया होता है, ये 6 कोर रहता है, ये 6 तरह का काम करने के लिए कैपेबल होता है एट ए टाइम। ठीक है, 6 तरह की अलग अलग काम, यानी कि एक में मैंने क्रोम खोल दिया, एक में गेम चला रहे हैं, एक में दूसरा चीज़ चला रहे हैं, कि 6 काम करने के ये सक्षम होता है। जितने ज़्यादा कोर रहेगा आपको उतना अच्छा रहेगा प्रोसेसर। ठीक है, लेकिन आज हम बात करिए स्पिन नेकर की। देखिए बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर करना तो बहुत ही बुरा चीज़ हो जाएगा यार। प्रोसेसिंग कोर, तो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग कोर होती है दोस्तों 1 मिलियन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 1 मिलियंस, इसके अंदर प्रोसेसिंग कोर 1 मिलियन से ज़्यादा। सोचिए यहाँ पे मेरे पास 6 कोर है और यहाँ पे 1 मिलियन से, तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा ये फास्ट हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा स्पिन नेकर। ठीक है, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, स्पिन नेकर। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि इसको कहा जाता है दोस्तों ह्यूमन के ब्रेन की तरह ये ऑपरेट करता है। इतना ज़्यादा फास्ट है कि ये ह्यूमन के ब्रेन की तरह सारी चीज़ ऑपरेट आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें दोस्तों तो टोटल 1200, ठीक है 1200 सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर इंटरकनेक्टेड सर्किट बोर्ड जो है दोस्तों 1200 सर्किट बोर्ड लगे हुए हैं। अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट होगी, पूरा ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन, इसको आप याद रखिएगा स्पिन नेकर। ठीक है, स्पिन नेकर अच्छे से याद रखिएगा, सवाल में पूछा जा सकता है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेवलप एज ए सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC द्वारा कौन सा, ठीक है कौन सा सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट मतलब किया गया था, डेवलप की गई थी, डिज़ाइन की गई थी, या आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी अनुपम। ठीक है, अनुपम, तो ये अनुपम भी थी दोस्तों, इसका पूरा नाम था अनुपम आद्या। ठीक है, अनुपम आद्या थी जो कि 2010 से 2011 का प्रोजेक्ट था। ठीक है, अनुपम आद्या, पूरा नाम था अनुपम आद्या, अच्छे से याद रखिएगा, जो कि BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ये क्या किया गया था, डिजाइन एंड डेवलप की गई थी। अगला सवाल देखिए, द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट और मेगाबाइट, 1 बाइट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको मैं बता दूँ 2018 में जो आपकी ALP की एग्ज़ाम जो हुई थी उसकी ये मेंस में पूछा गया था। ठीक है, ALP की जो स्टेज 2 एग्ज़ाम थी ना उसमें ये सवाल पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं कंप्यूटर की क्लास करवाया था ALP के एग्ज़ाम के दौरान, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, तब मैंने देखा था इस सवाल मैंने ऑलरेडी उस टाइम भी करवा के रखा है। ठीक है, तो देखिए द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम किलोबाइट या फिर मेगाबाइट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एक बाइट में कितने, यानी कि एक बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया दोस्तों 1 KB, 1 किलोबाइट में मैंने आपको बताया 1024 बाइट होती है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि एक बाइट में अब क्या होती है, तो एक बाइट में दोस्तों टोटल 8 बाइनरी डिजिट होते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से इसको आपको याद करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरह से याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए IAS के एग्जाम में प्री में 2000 में ये सवाल पूछा गया था, IAS के प्री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अब बैठे बैठे अब IAS के भी सवाल सॉल्व करने लग गए। अब आपको क्या चाहिए, तो 8 बाइनरी डिजिट, अच्छे से याद रखिएगा 8 बाइनरी डिजिट होते हैं एक बाइट में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, अच्छे से याद हो गई आपको, दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 83, अ पॉपुलर विंडोइंग एनवायरनमेंट। देखिए अ पॉपुलर विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3
इशूड ऑन। अब आपको ये सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, विंडोज़ 3 जो थी पॉपुलर है, ये विंडो की इन्वायरमेंट के बारे में बात करें। विंडोज़ क्या है दोस्तों, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं विंडोज़, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे कि हम बात करें एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यही हम बात करें iOS जो कि आप एप्पल की यूजर अगर जो आप होंगे तो आपको पता होगा, उसमें iOS होती है, एंड्रॉयड होती है और विंडोज़। एक बार दोस्तों विंडोज़ की फ़ोन भी लॉन्च हुई थी जो कि सुपर फ्लॉप गई थी विंडोज़, ठीक है। तो ये तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पॉपुलर विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 है, ठीक है। ये इसकी क्या है दोस्तों, जनरेशन है। विंडोज़ 3, विंडोज़ 7, विंडो 8, ठीक है, विंडो 10, ये सारे क्या है, जनरेशन्स हैं विंडोज़ की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं जो ऑफिस में यूज़ करते हैं, मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लोग विंडोज़ 8 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ जा रहा है कि विंडोज़ 3 जो थी ये कब इशू हुई थी। तो ये तो हम बता ही देंगे दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे जान लेते हैं कि विंडोज़ की कौन कौन सी विंडोज़ कब लॉन्च हुई थी। मैं आपको लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंडोज़ 3 से। तो विंडोज़ 3 यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, 1990 को विंडोज़ 3 इशू हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। विंडोज़ 3 के बाद आता है दोस्तों विंडोज़ 4, ठीक है, विंडोज़ 4 आती है। विंडोज़ 4 की हम बात करें तो ये 1996 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विंडोज़ 5 नहीं थी, विंडोज़ एक्सपी थी, ठीक है, विंडोज़ एक्सपी थी, ठीक है। इसके बाद विंडोज़ एक्सपी लॉन्च हुई थी, ये हुआ था 2001 में, ये भी बहुत ज़्यादा चला है विंडोज़ एक्सपी, ठीक है। इसके बाद आए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में चल रहा है विंडोज़ 7। सारे ऑफिस में जितने सारे सरकारी ऑफिस हैं या फिर जहाँ भी आप जाए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, सबसे फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंडली वर्जन विंडोज़ की हम बात करें तो विंडोज़ 7 है। सबसे आसान है दोस्तों और सबसे अच्छी है, इसको सबसे अच्छी माना जाता है, ठीक है। तो ये 2009 में लॉन्च हुई थी विंडोज़ 7, ये बहुत ज़्यादा चला है दोस्तों, आज तक ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आइए दोस्तों विंडोज़ 8, ठीक है, विंडोज़ 8 ये उतना ज़्यादा खैर पॉपुलर नहीं रहा, ये 2012 में लॉन्च हुई। लैपटॉप्स में ये विंडोज़ 8 बहुत ज़्यादा चलाया गया था। इसके बाद आया दोस्तों विंडोज़ 10 जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 2015 की है, ठीक है। 2015 में विंडोज़ 10 आई थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें विंडोज़ 11 की, तो बोलेंगे सर विंडोज़ 11 ये तो मैंने कभी नहीं सुना। तो देखिए विंडोज़ 11 की बात हुई तो ये 2020 में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अभी तक इसका कोई खबर नहीं है, ठीक है, विंडोज़ 11 का, ठीक है। ये भी लॉन्च होने वाली है, 2020 बताया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तब मैं पूछेगा तो विंडोज़ 3 तो आप बता लेंगे, 4 बता लेंगे, विंडोज़ एक्सपी बता लेंगे, 7 बता लेंगे, विंडोज़ 8 बता लेंगे, विंडोज़ 10 बता लेंगे। सबसे लेटेस्ट दोस्तों विंडोज़ 10 ही है जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। वैसे PDF आपको जो मिलेगी दोस्तों, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगी ना, उसके बाद ही आपको PDF में दूंगा, ठीक है। एक ही बार PDF दे देंगे आपको टोटल 150 क्वेश्चंस की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, द कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आखिर है क्या। इज ए कैपेबल सिस्टम इन विच डाटा आर स्टोर्ड अप, तो ठीक है, सही बात है, और डाटा को तो स्टोर कर ही सकते हैं। अगला देखिए, इज ए कैपेबल इन परफॉर्मिंग एक्सेलेंट एनालिसिस ऑफ द डाटा, सही बात है, ये तो हम गलत कर सकते हैं, कंप्यूटर गलत नहीं कर सकता, ठीक है, ये हम इस बात को मानते हैं। अगला सवाल देखिए, मतलब अगला ऑप्शन देखिए, इज एबल टू हैव सेक्रेसी ऑफ समथिंग, बिल्कुल सही है, हम कोई चीज़ डाल करके उसमें प्राइवेसी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, सही बात है ये। अगला देखिए, इज अफेक्टेड समटाइम बाय वायरस, ये भी बिल्कुल सही है, वायरस से भी अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे के सारे चीज़ जो है ये सेटिस्फाई कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ऑप्शन डी ऑल द अबव। आइए अगले सवाल देख, चलिए आइए अगले सवाल में, इन एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन देयर इज ए नीड ऑफ, देखिए कंप्यूटराइजेशन की अगर आपको अरेंजमेंट करनी है तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अ ग्रेट विल पावर टू परफॉर्म एन एसोसिएटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, फिर यहाँ पे अ ट्रेंड मैन पावर, अ अल्ट्रा मॉडर्न इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। तो अ ग्रेट विल पावर टू परफॉर्म, सही बात है, आपको थोड़ी सी विल पावर तो चाहिए होगी इसको कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए। एन एसोसिएशन फाइनेंशियल रिसोर्स, सही बात है, फाइनेंशियल रिसोर्स की भी आपको ज़रूरत है, और ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है, एंड अल्ट्रा मॉडर्न इंस्टॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बात करें दोस्तों सारे को मिला जुला करके ऑल द अबव आंसर चूज़ करेंगे इसकी। आइए अगला सवाल देखते हैं,
अगले सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। द वर्किंग फंक्शन ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर की वर्किंग फंक्शन क्या होती है? असेंबलर यानी कि दोस्तों किसी भी चीज़ को जोड़ जाड़ देना, उसको असेंबल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसकी आंसर क्या होगी? तो देखिए टू ट्रांसफॉर्म एन असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर का काम क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टू ट्रांसफॉर्म एन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली की जो लैंग्वेज होती है जिसमें असेंबल किया जाएगा, इनटू ए मैकेनिकल लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से मैकेनिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। वर्किंग फंक्शन ऑफ एन असेंबलर की हम बात करें, टू ट्रांसफॉर्म एन असेंबली लैंग्वेज इनटू एन मैकेनिकल लैंग्वेज। आइए बढ़ते हैं जल्दी से अगले सवाल की तरफ। ये सारे सवाल उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए द सुपर देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू एंड ब्लू जीन आर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय। देखिए दो तरह की सुपर कंप्यूटर है। एक ब्लू जीन नाम का दोस्तों जो कि IBM ने लॉन्च किया था, ठीक है, और डीप ब्लू ये भी दोस्तों किसने लॉन्च किया था? IBM ने ही लॉन्च की थी। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ठीक है। तो IBM यानी कि ये कहाँ पे दोस्तों? USA में। IBM कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया था। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किसने की थी? डीप ब्लू और ब्लू जीन, ये दो सुपर कंप्यूटर थे जो कि IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन्होंने क्या किया था? डिज़ाइन एंड डेवलप की थी, जो कि USA बेस्ड कंपनी है। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर इज। तो जो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो आई थी दोस्तों, उसमें मेन कंपोनेंट क्या थी, यानी कि क्या बदलाव होकर के आया था? तो दोस्तों 5th जनरेशन से हमें ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिल गई थी, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 5th जनरेशन कंप्यूटर से हमें ऑप्टिकल फाइबर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एब्रीविएशन ऑफ ENIAC। ENIAC की एब्रीविएशन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार क्या दोस्तों, अभी NTPC के आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, NTPC में इसका फुल फॉर्म पूछा गया। NTPC 2021 में जो भी एग्जाम चल रही है उसमें आपको ये सवाल पूछा गया था। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नहीं होती है, कंप्यूटर होती है। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है, एंड कंप्यूटर में यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर। ओके, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे। द सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ऑफ इंडिया वाज डेवलप एंड डिजाइन बाय। दोस्तों फ्लो सॉल्वर FLO सॉल्वर जो थी ये हमारे NAL बेंगलोर द्वारा डिजाइन एंड डेवलप हुई थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड। जो CPU होती है, जो कि ये चिप होती है, जो कि मैंने आपको बताया था इंटेल भी बनाती है और AMD भी बनाती है, ठीक है। AMD ये दो तरह की कंपनी जो कि प्रोसेसर बनाते हैं CPU, ठीक है। तो इनको समटाइम क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए को करेक्ट करिएगा, माइक्रो प्रोसेसर्स। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आपको यहाँ पे पूछा गया कंप्यूटर की कंपोनेंट क्या है। तो आप अगर इस बुक के थ्रू जाएंगे दोस्तों तो आपको इंटरनल मेमोरी यूनिट दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत होगी। तो कंप्यूटर की कंपोनेंट वो कहलाता है दोस्तों जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करें जो मतलब जिसके बिना काम ना चले, उसे कंप्यूटर के अंदर होनी ही चाहिए। तो इंटरनल मेमोरी यूनिट का मतलब होता है दोस्तों वो मेमोरी जो कि इंटरनल हो, जैसे कि रैम हो गए आपके, फिर से रोम हो गए। तो सिंपल सी बात है, रैम रोम तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट में आते ही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा जो नहीं आते इनपुट यूनिट, तो दोस्तों माउस कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ये सारे के सारे तो आपके इनपुट में आते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बिना तो कंप्यूटर कोई उपाय नहीं है। एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, तो दोस्तों ये जो एक्सटर्नल ड्राइव होते हैं ना, एक्सटर्नल ड्राइव, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों इसके आपकी SD कार्ड हो गए, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव हो गए, पेन ड्राइव, या फिर से एक्सटर्नल आप एक्सटर्नल स्टोरेज रखते हैं ना जिसको हार्ड ड्राइव कहा जाता है, हार्ड ड्राइव। तो ये सारे की सारी चीज़ दोस्तों क्या एक्सटर्नल है, इनको हम बाहर से लेकर के यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बिना भी कंप्यूटर आराम से चल सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन इस बुक में दिया गया है दोस्तों ऑप्शन डी। तो आप ऑप्शन सी को लेके चलिए, बुक में गलत दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के पार्ट कौन से हैं? तो दोस्तों इस सवाल की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में थोड़ा सा आपको सुधार करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, तो आप यहाँ पे इज नॉट करिएगा, ठीक है। इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब ये होता है दोस्तों इनपुट यानी कि इनपुट डिवाइस, कहने का मतलब इनपुट
इनपुट डिवाइस दोस्तों वो है जो कि आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करें, यानी कि कंप्यूटर के अंदर इसे आप इनपुट देंगे, यानी कि जो भी आप करेंगे, ठीक है, जो भी आप करेंगे वो कंप्यूटर के तरफ जाएगा, फिर कंप्यूटर के ऊपर वो रीड एंड राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ से जो भी करेंगे, जैसे कहने का मतलब कीबोर्ड, यहाँ पे आप कीबोर्ड पे ABCD जैसे कमांड दे रहे हैं वैसा वैसा कंप्यूटर पे जा रहा है। ठीक है, उसको हम इनपुट कहते हैं। जैसे माउस हो गया, माउस आप जो जो कमांड दे रहे हैं यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ अंदर की तरफ जाता है उसको इनपुट कहते हैं, जो चीज़ बाहर की तरफ जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। यानी कि बाहर की तरफ क्या जाता है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में सारे फोटो एडिट कर लेते हैं तो उसका प्रिंट निकालते हैं, तो प्रिंटर जो हुआ ना, ये प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि प्रिंटर हो गए, है कि नहीं। ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। क्लियर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, आपके प्रोजेक्टर हो गया ना, जिसके स्क्रीन से आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो प्रोजेक्टर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अगले देखिए, द लैंग्वेज सी यूज्ड इन द कंप्यूटर इज ए। सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, द इन्वेंटर एंड प्रो फाउंडर ऑफ डब्ल्यू की खोज किसने की थी। डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसकी खोज दोस्तों टिम बर्नर ली ने की थी। ठीक है, टिम बर्नर लेन, तो इसको कभी कभी दोस्तों टिम ली भी कहा जाता है, या फिर TM ली। ठीक है, इन सभी नाम से इनको जाना जाता है। पूरा नाम क्या है इनका, टिम बर्नर ली। ठीक है, चलिए अगले सवाल देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप फ्रॉम ए प्योर बिजनेस ओरिएंटेड व्यू। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों, कोबोल को यूज हम लेते हैं। कोबोल का यूज लेते हैं कि नहीं लेते दोस्तों, लेते हैं। ठीक है, तो कोबोल का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। को का मतलब हो गया दोस्तों कॉमन, ठीक है, बी का मतलब हो गया बिजनेस, ओ से क्या हो गया ओरिएंटेड, एल से हो गया आपका लैंग्वेज। ठीक है, तो कोबल का मतलब हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि हम कोबल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिजनेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला यूनिवर्सिटी जो कि कंप्यूटर के लिए स्पेशली बनाया गया था, ये कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको पहला बार कंप्यूटर सीखने को मिली थी। तो फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी भारत का है दोस्तों राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, द फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप हैज़ बीन इंस्टॉलेड। तो देखिए, पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप, फुली कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप कहाँ पे सबसे पहला बार इंस्टॉल किया गया था दोस्तों, ये मुंबई पे इंस्टॉल किया गया था। तो 99 नंबर पे आइए, द फर्स्ट मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया वेयर द कंप्यूटर सिस्टम बिगन टू वर्क। ठीक है, तो पहला ऐसा पोस्ट ऑफिस दोस्तों भारत का जिसमें कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे, तो ये दोस्तों आपकी कहाँ पे, बेंगलोर पे। तो बेंगलोर को टिक करेगा। अगला सवाल देखिए, द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ ऑप्टेड फर्स्टली इट्स ओन वेबसाइट इन इंडिया इज। ऐसा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सवाल। ठीक है, ऐसा कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया जिनका अपना खुद का वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑन किया हुआ। तो दोस्तों ये है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा कि पहला वेबसाइट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला वेबसाइट जो था दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की थी, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत सारे सवाल है दोस्तों जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने 100 सवाल ही कंप्लीट किए। द फुल नेम ऑफ सिम जो होती है जो आपके मोबाइल पे लगती है, आज के टाइम में 4G चल रही है, फिर आने वाले टाइम में 5G लगने वाली है कि नहीं। तो सिम जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पूछा गया सिम। तो सिम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। अगला सवाल पाइए, व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बायोस। तो जो बायोस जो होते हैं दोस्तों, जब कंप्यूटर को आप बूट करते हैं तो बायोस की जरूरत पड़ती है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते ही SSC 2014 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। तो BARC द्वारा कौन सा
सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका नाम है दोस्तों अनुपम। तो इस सवाल में आपको पूछा जा रहा था फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी पहली डिस्ट्रिक्ट है जो कि कंप्यूटर से पूरी तरह से लिटरेट थी। यानी कि कहने का मतलब ये था दोस्तों, इसमें जो स्कीम आई थी यहाँ पे ये बताया गया था कि एक पर्सन इन एवरी फैमिली, यानी कि हर एक फैमिली से एक पर्सन, ठीक है, हर एक फैमिली से एक क्या दोस्तों, एक पर्सन क्या हो, लिटरेट हो कंप्यूटर में। तो दोस्तों ये मलप्पुरम में हुई थी, ठीक है, मलप्पुरम, अच्छे से याद रखिए, मलप्पुरम में ये हुई थी, ठीक है, जो कि केरला की डिस्ट्रिक्ट है, केरला, ठीक है। तो केरला की डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों मलप्पुरम। इसमें हर एक व्यक्ति को, यानी कि एक फैमिली से एक व्यक्ति को कंप्यूटर की नॉलेज दी गई थी। और ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का नाम था अक्षय प्रोजेक्ट, अक्षय प्रोजेक्ट नाम थी, ठीक है इसकी। तो इसको अच्छे से याद रखिए, अक्षय प्रोजेक्ट के तहत हर एक फैमिली में से एक पर्सन को कंप्यूटर की लिटरेसी दी गई थी। ये केरला की डिस्ट्रिक्ट थी मलप्पुरम। अगला सवाल देखिए, यूजुअली द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज एक्सप्रेस इन किलोबाइट और मेगाबाइट, 1 बाइट इज मेड अप ऑफ। तो ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, 1 बाइट की वैल्यू क्या होती है। तो इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे। ये IAS की 2000 में सवाल ये पूछा गया था और अभी भी ये सवाल पूछी गई थी। ALP 2018 में भी ये सवाल पूछी गई है, ठीक है, ALP। चलिए दोस्तों, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज .com रिप्रेजेंट। जो आप कोई भी वेबसाइट की URL देखते हैं दोस्तों, उसमें लास्ट में आपको .com दिखा जाता है। जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं, तो जैसे कि आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा www.youtube.com ऐसे लिखा रहता है। फेसबुक पे facebook.com इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो आपको बताया जा रहा है कि .com इसका मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये कमर्शियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, कॉमर्शियल सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है। कॉम मतलब कॉमर्शियल। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लाईफाई ईच आर करेक्ट। लाईफाई जो होती है दोस्तों, इससे क्या दिए गए ऑप्शन है जिसमें से ये करेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता करना है। तो लाईफाई के डेफिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक लाइट को यूटिलाइज करके डाटा को ट्रांसमिशन करने में मदद करता है कि नहीं। तो एक तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि लाइट को यूज लेता है। तो इट यूटिलाइज लाइट एज ए मीडियम फॉर ए हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन। अगला देखिए, इट इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है एंड इज मैनी फोल्ड फास्टर देन वाईफाई। जी ये भी बिल्कुल सही बात है, ये वाईफाई से फास्टर होती है लाईफाई। और लाईफाई की हम बात करें दोस्तों, ये लाइट को यूटिलाइज करती है डाटा को कम्युनिकेशन करने में, डाटा को ट्रांसफर करने में, डाटा को ट्रांसमिट करने में। यानी कि कहने का मतलब है 1 2 दोनों सही, यानी कि बोथ A and B, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द वेब ब्राउजर डेवलप बाय गूगल वॉच। गूगल के द्वारा जो वेब ब्राउजर डेवलप हुई है उसका नाम क्या है दोस्तों। ये देखिए MPSSC में दोस्तों 2016 में सवाल पूछा गया था, बहुत बार पूछा भी जाता है। वेब ब्राउजर गूगल के द्वारा जो डेवलप हुई है दोस्तों, उसका नाम है क्रोम। आप अच्छे से जानते हैं क्रोम। एक क्रोम होती है दोस्तों और एक फ्रोजन टाइप की होती है जिसका नाम रहता है क्रोमियम, ठीक है, फ्रोस्ट यानी कि ग्लेशियर टाइप की कलर उसकी रहती है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम भी होती है और क्रोम। सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों वो क्रोम है, ठीक है, आप भी इसे यूज करते होंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल आपको पूछा जा रहा है। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि 1 मेगाबाइट में इतने किलोबाइट होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 1 गीगाबाइट में दोस्तों 1024, देखिए 1 गीगाबाइट में क्या होती है, 1024 MB होती है कि नहीं, क्लियर है। और ये हो गया दोस्तों आपका 1 KB की वैल्यू, है कि नहीं, तो यही है। तो देखिए ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको पूछा गया था फुल नेम ऑफ HTTP। ये फ्यूल नहीं है, फुल है, मिस प्रिंट हो गई है। द फुल नेम ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP दोस्तों, जब भी आप कोई वेब URL खोलते हो, तो वहाँ पे आपको HTTP देखने को मिलता है। आप जब देखेंगे HTTP/ ऐसे करके किसी की भी वेब एड्रेस रहती है, उसमें HTTP रहता है। तो HTTP का कहने का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखिए, द WAN WAN इज द एक्रोनिम ऑफ। WAN किस चीज़ की एक्रोनिम होती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। एक्रोनिम और एब्रीविएशन में आपको ऑलरेडी करा चुका दोस्तों, 150 से ज़्यादा मैं आपको एक्रोनिम करवा चुका हूँ। प्लीज़ आप उससे देख लीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फुल फॉर्म में करवा रखा हूँ। आपको इस वीडियो के अंत तक या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन वाले प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी कंप्यूटर की
सारी क्लासेस, ठीक है। तो वैन आपको पूछेगा, वैन एक्रोनिम किस चीज़ की है? वैन का मतलब होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो अगले सवाल पे आइए, द डीटीपी इज द एक्रोनिम ऑफ। डीटीपी किस चीज़ की एक्रोनिम है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। डीटीपी का मतलब होता है दोस्तों, जब भी आप किसी साइबर कैफे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे डीटीपी वगैरह ये सब लिखी रही होती है। डीटीपी का मतलब होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अच्छे से याद रखिएगा, फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला देखिए दोस्तों ओएमआर। जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको याद होगा कि जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं या फिर आप 10th की एग्जाम देते थे तो आपको वहाँ पे नाम पहली बार आप 10th पे ही फेस किए होंगे इस चीज़ को। तो आपको वहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, रोल नंबर आपको लिख लिया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से, इसमें आपको रोल नंबर, इसके जस्ट नीचे सर्कल दिए रहते हैं 1 2 3 4। तो आपको इस पर मार्क करना पड़ता है, इस तरह से आप मार्क करते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन रहती है मार्क करते हैं ना, ABCD इस तरह से रहती है। तो ये जो OMR होती है दोस्तों, OMR किस चीज़ की एक्रोनिम में आपको पूछा गया है दोस्तों। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें इसमें जो मार्क किया जाता है उस पार्टिकुलर मार्क को चेक कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली, मशीन के द्वारा चेक कर ली जाती है। इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। गलत तब होगी जब आप एक बॉक्स को रंग करके दूसरे को आधा रंग दिए या फिर दूसरे को भी रंग दिए, तब आपकी ये डिसमिस हो जाएगी, इसका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल मार्कर रीडर इसको कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्टिकली मार्क को क्या करती है दोस्तों, रीड करती है। तो इसलिए OMR का फुल फॉर्म जो होती है ऑप्टिकल मार्कर, तो वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये होती है इसकी फुल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऑप्टिकल मार्कर रिपोर्ट रीडर रिकॉर्ड दिया गया है, तो ऑप्टिकल मार्कर रिकॉर्ड ऑप्शन ए को आप लेकर के चलेगा। लेकिन असली फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें दोस्तों तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे गलती दिए गए हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसकी करेक्ट फुल फॉर्म हुई, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे गलत टाइप हो गया शायद। अगले देखिए, द रैम इज द एक्रोनिम ऑफ। रैम जो होती है दोस्तों इंटरनल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, इसी के थ्रू सारे आपके सॉफ्टवेयर रन करते हैं इसी रैम के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि रैम किस चीज़ के एक्रोनिम है। तो रैम एक्रोनिम होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए की। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया आपको, द फैक्स इज द एक्रोनिम ऑफ। फैक्स किस चीज़ की एक्रोनिम होती है? बहुत आसान सा सवाल है, फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। तो ऑप्शन है आपको हो गया। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर गोज टू। तो मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे अच्छी कंट्रीब्यूशन किनकी थी दोस्तों? तो चार्ल्स वेबेज। आप अच्छे से याद रखेंगे, यही सवाल हम अभी तक करते आए हैं। अगला सवाल देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज। दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सी थी? तो यहाँ पे आप सवाल जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे आप जब चलेंगे तो आपके EDVAC हो जाएगी आंसर। लेकिन वैसे उस तौर पे हम जब दोस्तों याद रखते हैं तो हम याद रखते हैं ENIAC। ENIAC जो थी दोस्तों ये वो देश की पहली कंप्यूटर थी, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर हमारी ENIAC ही थी, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, ENIAC का मतलब था दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये थी आपकी ENIAC की फुल फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, ऑप्शन में तो ENIAC नहीं दी गई थी लेकिन EDVAC दी थी दोस्तों। ENIAC के जस्ट कुछ टाइम बाद ही दोस्तों EDVAC लॉन्च हुई थी, और EDVAC को दोस्तों हम ENIAC की सक्सेसर कहते हैं, ठीक है। EDVAC का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ये ENIAC जो थी दोस्तों ये US में डेवलप की गई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, US में, अच्छे से याद रखेंगे। तो ये है इसकी बात दोस्तों। और ENIAC की डेवलपमेंट किसने की थी दोस्तों? ENIAC की हम बात करें, ENIAC की डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉन मैकली ने की थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जॉन मैकली, MAUCHLY, ठीक है। तो इन्वेंशन भी पूछी जाती है दोस्तों ENIAC की, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है हमारी दुनिया में, सबसे पहली कंप्यूटर यही बनाया गया था, ठीक है। और इसके जस्ट सक्सेसर है दोस्तों EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट इस सवाल में उसकी फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। EDVAC की फुल फॉर्म मैंने अभी भी आपको बताया था,
क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन भी हो गया आपका यहाँ पे। अगला सवाल देखिए था, एप्पल डीसीएम एक्सेट्रा अदर कंप्यूटर्स ऑफ, तो जो एप्पल थी और डीसीएम थी ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे, आपको इस सवाल में ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये जनरेशन 4th जनरेशन की कंप्यूटर्स थे, ठीक है, अच्छे से आप याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ ईडीवीएसी। ईडीवीएसी की डिस्कवरी किसने की थी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। अभी अभी हमने एनिएक के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जॉन मैकली ने, और यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों ईडीवीएसी। ईडीवीएसी जैसे कि मैंने आपको अभी भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी डिस्कवरी दोस्तों JW न्यूमैन ने की थी, अच्छे से याद रखिएगा, JW न्यूमैन, ठीक है। ये दो चीज़ की डिस्कवरी आप अच्छे से याद रखिएगा, सवाल आपको बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 121 में पूछा गया था, कंप्यूटर पेस वाज डेवलप बाय। कंप्यूटर दोस्तों एक पेस कंप्यूटर थी, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, ये आपके सवाल में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। पेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं। पेस का मतलब दोस्तों होता है प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। पेस का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पेस का मतलब होता है दोस्तों प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। तो दोस्तों ये जो पेस है ना, ये पेस की डेवलप किसने की थी दोस्तों, अनुराग के तरफ से, अनुराग के तरफ से, ठीक है। अनुराग ने इस पेस की डेवलपमेंट की थी दोस्तों, ठीक है। अनुराग ने इस पेस की डेवलपमेंट की थी। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। और अनुराग जो है दोस्तों, अनुराग क्या है, ये एक एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, मैं इसकी फुल फॉर्म अनुराग की भी लिख देता हूँ, ठीक है। अनुराग से आप समझते हैं एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। तो ये जो अनुराग है ना दोस्तों, अनुराग ने ही पेस की डिस्कवरी की थी। और अनुराग जो है दोस्तों, ये अनुराग किसके अंदर आता है दोस्तों, ये DRDO के अंदर आती है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, कौन सी दोस्तों, DRDO। और DRDO की ही ये है दोस्तों अनुराग, DRDO द्वारा ही अनुराग डेवलप किया गया था दोस्तों। ये क्या है, एक तरह का एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है अनुराग, इसी ने पेस की डिजाइन की थी और डेवलप की थी, ठीक है। पेस में यानी कि प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटर एंड इवोल्यूशन, समझ गए। तो ये सवाल दोस्तों थोड़ा घुमा फिरा करके अच्छे से आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि DRDO की रिसर्च सेंटर दोस्तों अनुराग डेवलप हुई है, ठीक है। अनुराग क्या है, ये एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है अनुराग, और इसी ग्रुप ने पेस की डेवलपमेंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, द कंप्यूटर अनुपम वाज डेवलप बाय। अनुपम जो कंप्यूटर है दोस्तों, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, हम अच्छे तरह से जानते हैं, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ठीक है। तो कंप्यूटर अनुपम जो है दोस्तों, ये किसने डेवलप की थी, अनुपम की डिस्कवरी की है BARC ने, ठीक है। तो अगर जो हम बात करें अनुपम की सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनुपम आद्या, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, अनुपम आद्या ये लेटेस्ट है, ठीक है। अनुपम सीरीज की ये लेटेस्ट कंप्यूटर है, जो कि 2010 से 11 के बीच में ये लॉन्च किया गया था बार्क के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द CPU पे कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ। CPU जो होती है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इंटेल और AMD बनाती है। तो CPU जो दोस्तों रहती है, ये कंप्यूटर की कौन से पार्ट में आती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, किस में आती है, सिंपल से सवाल है दोस्तों, ये हार्डवेयर के अंदर आती है। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप बाय। फोर्ट्रन जो है दोस्तों फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, फोर्ट्रन। तो इसकी डेवलपमेंट किसने की थी। फोर्ट्रन का मतलब दोस्तों आप जानते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर मतलब फॉर्मूला, ट्रेन मतलब ट्रांसलेशन, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, आपको सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो JW बेकस ने इसकी डिस्कवरी की थी। यहाँ पे स्पेलिंग पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलत है स्पेलिंग, ठीक है। तो बेकस की स्पेलिंग होती है BACKUS, ठीक है, बेकस, JW बेकस, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। फोर्ट्रन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रन का मतलब। और फोर्ट्रन लैंग्वेज हम किस फील्ड में यूज करते हैं दोस्तों, तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, साइंस के फील्ड में यूज करने के लिए इसे बनाया गया है फोर्ट्रन को, ठीक है। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज
ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच ऑल कंप्यूटर वर्क्स, ऐसा कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जिस पे सारा कंप्यूटर वर्क करता है, ये आपको इस सवाल पे पूछा गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी फोर्थ, अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिए, द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन और किड्स, बच्चे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपको हाई लेवल लैंग्वेज सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे बेसिक की तरफ जाएंगे, लेकिन बेसिक नहीं है दोस्तों, लोगो है, ठीक है, लोगो है, इसको आप अच्छे से याद करके रखेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो लोगो क्या है दोस्तों, ये 1960s में इसे बनाया गया था। ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था दोस्तों, मैथमेटिकल टीचिंग के लिए ये बनाया गया था। किसमें दोस्तों, स्कूल गोइंग बच्चे में, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, लोगो। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, मैथमेटिकल टीचिंग से रिलेटेड है लोगो। अगला सवाल देखिए, द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज फ्रिक्वेंटली यूज इन सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, तो जो सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट में हमें यूज़ किया जाता है दोस्तों, यूज़ किया जाता है ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज, वो कौन सी है? तो दोस्तों ये है कोमोल आपकी, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। कोमोल का मतलब होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आपको सिखाया जाता है दोस्तों, ये सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को सिखाया जाता है हमारे देश में, इंडिया में, ठीक है। तो कोमल आप समझ गए, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन, CO से कॉमन, ठीक है, और AL से एल्गोरिथमिक, L से लैंग्वेज। अगला सवाल देखते हैं, द कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्थ वाज डेवलप बाय, फोर्थ किसके द्वारा डेवलप हुई थी, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों मूर के द्वारा डेवलप की थी, चार्ल्स मूर। तो इनका यहाँ पे फिर से एक बार स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों, चार्ल्स H मूर, MOOR होती है, ठीक है, MOORE, चार्ल्स मूर। अगले देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फ्रॉम इंडिया, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सी है, कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो ये ब्रेन वायरस थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप लेकर के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। भारत का पूछा जाए दोस्तों तो द ब्रेन वायरस, और अगर जो यही वर्ल्ड की आपको पूछा जाए दोस्तों तो वाइल्ड याद रखिएगा, वर्ल्ड की पहली वायरस कंप्यूटर वायरस थी वाइल्ड। अगला देखिए, द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों। इस सवाल के तौर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों, ये ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं इसके आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे, लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारे भारत में वो है दोस्तों ERNET, ठीक है, ERNET, अच्छे से याद रखिएगा, ERNET, इसको हम अर्नेट पढ़ते हैं। अर्नेट का मतलब होता है दोस्तों एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, एजुकेशन, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च, और कंप्यूटर, एनी मतलब जानते हैं नेटवर्क होती है, एजुकेशन रिसर्च इन कंप्यूटर नेट। और जो हम बुक के थ्रू जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इंडोनेट बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर किनको माना जाता है, यह आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इससे हम एलन टरिंग को बोलते हैं, ठीक है, एलन टरिंग, ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हु कॉइन्ड द वर्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नाम सबसे पहला बार किसने लिया था, आपको इस सवाल पूछा गया दोस्तों। तो ये JW टर्की ने ली थी, अच्छे से इसको भी आप याद करके रखेंगे, JW टर्की ने ही सबसे पहला बार सॉफ्टवेयर वर्ड को कॉइन किया था। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, पहली मॉडर्न कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी, आपको सवाल पूछा गया है। सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करनी है, और आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज, क्योंकि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। अगला सवाल देखिए, द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सी तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, 2 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड एट, तो फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस में सारे काम पेपर वर्क से हुआ करते थे, पेन एंड पेपर से, लेकिन फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कौन थी भारत की। अब तो बात किया जाए तो दोस्तों हर जगह कंप्यूटराइज ऑफिस हो चुकी है पोस्ट ऑफिस, कोई छोटे छोटे गांव में हर जगह कंप्यूटर तो आ ही चुका है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम बात करें फर्स्ट कौन थी दोस्तों, तो फर्स्ट कंप्यूटराइज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हमारे भारत में जो थी वो न्यू दिल्ली में ही थी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल में। तो पहला ऑप्शन देखेंगे वाईफाई दोस्तों, वाईफाई का मतलब भी आप जानते हैं, ठीक है, वाईफाई मतलब वायरलेस फेडरेशन, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, लाईफाई जो लाइट के कारण होती है, ठीक है, ये भी वायरलेस है, वी मैक्स, ये सारे के सारे वायरलेस, यानी कि कहने का मतलब है ऑल दी अबव, यहाँ पे करेक्ट आंसर।
वाईफाई का मतलब जानते हैं वायरलेस फिडेलिटी। लाईफाई का मतलब दोस्तों जो आप जानते हो ये भी एक तरह का वायरलेस है। और वीमेक्स के बारे में बात करें यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। तो ये सारे के सारे दोस्तों एक तरह का वायरलेस सिस्टम है। ठीक है, तो ऑल दे वो हम इसलिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस विच इज स्पेस एंड टाइम बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होती है। तो ये दोस्तों कौन सी कंट्री द्वारा ये ऑन किया गया है, आपके सवाल में पूछा गया था दोस्तों। बहुत आसान सा सवाल है, यूएसए द्वारा ऑन किया गया। अगला देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पहली कंप्यूटर कौन है, ये आपके सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन की तरफ आप देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे एनिएक लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एनिएक हमारी फर्स्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड की। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अरे देखिए 139 में द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी हमारे एनिएक ही है। अगला सवाल देखिए, तो इस सवाल में देखते हैं, द इंटरनेट वाज इन्वेंटेड बाय, इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इंटरनेट किसके द्वारा इन्वेंशन हुई थी, ये आपके सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो ये दो साइंटिस्ट के द्वारा, दो लोगों के द्वारा ये यहाँ पे इन्वेंट हुई थी, ई कैन और विंड सर्फ द्वारा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे करेक्ट लेके चलेंगे। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन गूगल वाज इन्वेंटेड बाय, सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन है दोस्तों, गूगल ही है। तो गूगल किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है तो आपको यहाँ पे आंसर तो देनी है। तो ये भी दोस्तों दो लोगों द्वारा इन्वेंट की गई थी, लेरी पेज एंड सर्गी ब्रिन द्वारा। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप इस सारे यानी कि एग्जाम में सवाल कर पाएंगे, क्योंकि आपको नाम यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, इन इंडिया हाईली कंपीटिंग मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर, हाईली कंपीटिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन में कौन सी ऐसी मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे दिया गया है आपको जीएसएम सीडीएम में, बहुत ही जीएसएम एंड सीडीएम में। दोस्तों ये सवाल जो है ना थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है, और जो इसके तौर पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे चूज करेंगे बोथ जीएसएम एंड सीडीएम में। ठीक है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में दोस्तों 4G चल रहा है, जो कि 4G LTE और VoLTE द्वारा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ये होनी चाहिए, LTE और VoLTE होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगर जो इससे हम इस बुक के आधार पर चले तो बहुत जीएसएम एंड सीडीएम में लेके चलेंगे, लेकिन जो मॉडर्न के टाइम में लेके चले तो हम मेरे हिसाब से LTE VoLTE होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर मैगजीन वाज, मैगजीन कंप्यूटर की पहली मैगजीन कौन सी थी, तो ऑप्शन बी कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन पहली मैगजीन थी जो कि कंप्यूटर के ऊपर छपी थी। अगला सवाल देखिए, द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इनलिस्टेड इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में इनलिस्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर आपको वर्ल्ड की पूछी जा रही है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर, तो ये थी दोस्तों आपकी UNIVAC। ठीक है, ऑप्शन ए आप यहाँ पे लेकर के चलेंगे, UNVIAC, ये फर्स्ट जनरल पर्पज के लिए प्रैक्टिकल कंप्यूटर बनाई गई थी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद करके चलेंगे। अगला देखिए, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया वाज, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुई थी, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप 146 में देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे याद रखें, पहली कंप्यूटर जो भारत के द्वारा बनी थी उसका नाम था दोस्तों परम शिवाय। ठीक है, ये दोस्तों IIT यानी कि BHU में ये बनी थी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में पहली सुपर कंप्यूटर परम शिवाय थी। ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ड्यूशन की बुक में बहुत सारे मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको मिस्टेक नहीं बता के सही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर में सबसे फ्रिक्वेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जितने भी आप कंप्यूटर में जाएंगे सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो यूज होती है दोस्तों वो विंडोज़ होती है। विंडोज़ 7 यूज़ करें या फिर विंडोज़ 10 करें या फिर 8 करें, ये तीन ही है जो सबसे ज़्यादा चलती है। जिसमें से सबसे ज़्यादा ऑफिस पर्पज़ पे हम बात करें तो विंडोज़ 7 चलती है, और वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए विंडोज़ 10 लेकर के चलते हैं। और जो आपको ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है, तो मेरे हिसाब से विंडोज़ 7 होनी चाहिए ऑफिस पर्पज़ के लिए, और जो लोग खुद यूज़ करते हैं वो विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ 10 शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होगा। अगला देखिए 148, इन ऑर्डर टू अचीव ए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑफ वाईफाई द यूज लाइट इज, तो जो लाइट जो यूज होती है दोस्तों वाईफाई टेक्नोलॉजी की जो लाइट जो यूज होती है वो किस प्रकार की लाइट रहती है, तो दोस्तों ये रेडियो वेव्स होते हैं।
अगला सवाल देखिए, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड। सीपीयू जो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इंटेल बनाती है, एएमडी बनाती है, उनकी स्पीड को हम किस पे नापते हैं दोस्तों? उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं? तो उसकी स्पीड को दोस्तों हम क्लॉक स्पीड कहते हैं, ठीक है। क्लॉक स्पीड जो कि हमारे गीगाहर्ट्ज में क्या होती है, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में। अगला देखिए 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर? नॉट द मोस्ट कॉमन, नॉट पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे यूज किए जाते हैं, लेकिन लिनक्स जो है दोस्तों ये नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 150 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, टोटल 3 पार्ट में कर ली। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको मैंने करवा दी। लुसेंट बुक की कंप्यूटर हमारे यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। दोस्तों आप एग्जाम देने जाएंगे तो लुसेंट बुक, आपको पता है कंप्यूटर लुसेंट बुक की जीके कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने आपको लुसेंट बुक की कंप्यूटर पूरी की पूरी करवा दी। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने से दोस्तों में भी दीजिएगा। किसी को भी कंप्यूटर की क्लास करनी हो दोस्तों तो 150 क्वेश्चन अगर जो वो करता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं उसे 150 नहीं, उसको कम से कम समझ जाए इससे 3 गुना यानी कि 450 जैसे सवाल की मैं तैयारी आप सभी को करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एडिशनल चीज़ें भी बताता हूँ। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखते हुए वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें क्या मिलती है दोस्तों? बहुत ज़्यादा उत्साह मिलती है और बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन फील होती है, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्दी बना पाए, ठीक है। तो हमारे वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं आजकल, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। तो जरूर शेयर करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग। सारी चीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है, आप जो टॉपिक बताओगे आपको उस टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उस टॉपिक आपको हम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से करवा करके दे देंगे। क्लियर है दोस्तों? मैथ तक भी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग यहाँ तक भी आपको करके दे दी जाएगी। अगर जो कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत होती है तो आप बस कमेंट करें, बस सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।